तुमने सबसे बकवास एफ रैंक की ताकत पानी की छींटें पाई थी, जिसका इस्तेमाल बस रोज स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के होंठ गीले करने के लिए होता था। सारे क्लास के बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाते हुए तुम्हें एकदम कचरा बुलाते थे। इसीलिए लड़ाई के वक्त उन्होंने बड़ी बेझिझक तुम्हें चारे की तरह आगे धकेल दिया, लेकिन अगले ही पल चारे की तरफ फेंके गए तुमने तबाही मचाना शुरू कर दिया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे अंदर यूनिवर्सल अपग्रेड सिस्टम जाग गया था, जिसने तुम्हारी सबसे फालतू पानी की छींटों की ताकत को सुपर ट्रिपल एस रैंक की ताकत समुद्र के देवता के प्रकोप में बदल दिया। इस वक्त भारी और घुटन भरी हवाएं इस कबाड़ हो चुके लोहे के कारखाने की टूटी दीवारों से होकर गुजर रही थीं। तभी किसी ने पूरी ताकत से तुम्हें धक्का दिया, तुम लड़खड़ाए और तुम्हारे पैरों के नीचे से पत्थर खिसक गए। पत्थरों की चुभने वाली आवाज गूंजी। तुमने खुद को संभाला और अपनी धुली हुई पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म की आस्तीन को झाड़ा। तुम्हारी नजरें सामने कारखाने के अंधेरे दरवाजे पर टिक गईं। अंदर से किसी चीज के गले से घुर्राने की डरावनी आवाजें आ रही थीं। आवाजें भारी और बहुत सारी थीं, कम से कम 10-12 तो होंगे ही। सबसे घटिया ताकत वालों को चारा बनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पीछे से लिन तियांजियो की सुस्त और घमंडी आवाज आई। जियांगजो के लिन परिवार का ये नवाब अपने हाथों में एक लाल रंग की जादुई छड़ी को घुमा रहा था। छड़ी के सिरे पर फड़फड़ाती आग की लपटों ने उसके चेहरे की उस ठंडी मुस्कान को रोशन कर दिया। दूसरे दर्जे की फायर एलिमेंट छड़ी, एकदम बेहतरीन। सिर्फ इस एक छड़ी की कीमत से कोई भी आम परिवार 3 जन्मों तक बैठकर खा सकता है। रास्ता खोजने वाली टीम, अपनी जगह लो, लिन तियांजियाओ के चमचे ने जोर से चिल्लाकर कहा। डरपोक हारने वालों, जरा आंखें खोलकर देखो, यही अंजाम होता है सबसे निचले दर्जे के कमजोर लोगों का। असली लड़ाई के इस इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले दर्जनों छात्र सुरक्षा रेखा के पीछे खड़े थे। उनकी नजरों में अजीब सी कशमकश थी, कुछ की आंखों में तरस था, तो कुछ मन ही मन खुश हो रहे थे। इस बात से खुश कि कम से कम उन्हें तो मोहरा बनाकर आगे नहीं धकेला जा रहा। कितना बेचारा है एफ ग्रेड की पानी की बौछार, ऐसी ताकत जिससे बस थूक ही निकाला जा सकता है। सुना है 1 महीने पहले जब ताकतों के जागने की रस्म हुई थी, तब ये सबसे पीछे था। सीधे चारा बनने वाली क्लास में डाल दिया गया इसे। वैसे भी चारा बनने वालों का काम असली लड़ाकों के लिए रास्ता साफ करना और खतरे झेलना ही तो होता है। चुन लिया गया तो अब क्या ही कर सकते हैं। लोगों की ये खुसुर पुसुर तुम्हारे कानों में गूंज रही थी, पर तुमने अनसुना कर दिया। तुमने अपनी पैंट की जेब से एक सिक्का निकाला, जंग लगा हुआ, लेकिन किनारे घिस घिस कर चमक रहे थे। तुमने उसे बड़े आराम से हवा में उछाला, लपका और फिर उछाला। तुम्हारी नजरें उस कारखाने के दरवाजे पर नहीं थीं, बल्कि उस हल्के नीले रंग की पारदर्शी स्क्रीन पर टिकी थीं, जिसे सिर्फ तुम देख सकते थे। हर चीज को बेहतर बनाने वाला सिस्टम। स्टेटस अभी चालू नहीं हुआ, चालू होने की शर्त। लोगों को चौंकाने का पॉइंट 100% होना चाहिए। अभी का प्रोग्रेस 99%। पूरा 1 महीना बीत गया है जिस दिन उस रस्म में तुम्हें एफ ग्रेड का बताया गया था। उसी दिन से ये स्क्रीन तुम्हारी आंखों के सामने दाईं तरफ सबसे ऊपर लटक रही है। जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता, तुम्हें नीचा दिखाता या तुम्हारी इज्जत को पैरों तले रौंदता, ये प्रोग्रेस बार थोड़ा और आगे बढ़ जाता। 1 महीने तक लोगों की नफरत और बेइज्जती सहने के बाद 99% प्रोग्रेस हो चुका था। बस आखिरी 1 पॉइंट की कमी थी। तुमने सिक्का लपका, अपनी उंगलियों से उस खुरदरे जंग को रगड़ा और तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लिन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम पीछे पलटे। तुम्हारी आवाज में इतनी बेफिक्री थी, जैसे तुम बात कर रहे हो कि आज कैंटीन में खाने में क्या बना है। अंदर के लेवल 1 वाले तूफानी भेड़ियों के झुंड से तो अब बस हमारे लिन साहेब ही निपट सकते हैं। लिन तियांजियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसे तुम्हारे चेहरे के भाव समझ नहीं आ रहे थे। एक ऐसा कमजोर इंसान जिसे बस अब भेड़ियों की माद में चारे की तरह फेंका जाने वाला हो, उसकी आंखों में ऐसी नजर नहीं होनी चाहिए। वो कुछ ज्यादा ही शांत था, इतना शांत कि देखकर अजीब सी बेचैनी होने लगे। लेकिन ये बेचैनी बस आधे सेकंड तक ही टिकी और फिर उसके भारी घमंड ने इसे दबा दिया। बस एक एफ क्लास ही तो है, एक ऐसा बेकार इंसान जो अपनी उंगलियों से बस पानी की कुछ बूंदे ही टपका सकता है। वो चाहे कितना भी शांत दिखने का नाटक कर ले, कुचले जाने की अपनी किस्मत को बदल नहीं सकता। ज्यादा बकवास मत कर। लिन तियांजियाओ ने अपनी जादुई छड़ी पीछे की और ठुड्डी से कारखाने की तरफ इशारा किया। अंदर जा। डिंग। लिन तियांजियाओ की तरफ से भारी नफरत का पता चला है। शॉक वैल्यू +10। सिस्टम पैनल पर एक नंबर तेजी से बदला। 99% पर ही अटका हुआ था। तुमने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी। नोट, इसे चालू करने के लिए 10 पॉइंट और मिले। कुल 10,000 पॉइंट चाहिए। फिर भी प्रोग्रेस बार अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। तुम्हारी नजर तुरंत पैनल के नीचे लिखे उन छोटे भूरे अक्षरों पर गई, जिन पर पहले तुम्हारा ध्यान नहीं गया था। सिस्टम को चालू करने के लिए कुल 10,000 शॉक पॉइंट्स की जरूरत है और अभी 9,910 पॉइंट्स जमा हुए हैं। मतलब सिस्टम चालू होने में अभी 90 पॉइंट्स बाकी हैं। 1 पॉइंट नहीं, हाँ 90 पॉइंट्स। तुम 2 सेकंड के लिए एकदम चुप हो गए।
प्रोग्रेस बार 99% दिखा रहा है। ये बात तो सच है, लेकिन 99% का मतलब है 9,900 पॉइंट्स। और अभी जो 10 पॉइंट्स मिले उन्हें मिलाकर अब 9,910 पॉइंट्स हो गए हैं। अभी भी 90 पॉइंट्स कम हैं। पिछले एक महीने के तजुर्बे के हिसाब से देखा जाए तो आम लोगों की बेइज्जती से एक बार में सिर्फ 1 से 5 पॉइंट्स ही मिलते हैं। लिन तियानजियाओ जैसे अमीरजादे की भारी नफरत से जाकर कहीं 10 पॉइंट्स मिलते हैं। 90 पॉइंट्स क्या सिर्फ गालियां खाकर जुटाए जा सकते हैं? इसके लिए तो कम से कम 10-12 बार और बेइज्जती सहनी पड़ेगी। लेकिन क्या हो अगर तुमने एक सिक्का हवा में उछाला और कारखाने के अंधेरे में हरी चमकती उन भेड़ियों की आंखों को देखा? तुम्हारे होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अगर कुछ ऐसा कर दूं जिससे लोग बुरी तरह से चौंक जाएं तो? अबे चलना, ऐसे बुत बनकर क्या खड़ा है? उस चमचे ने तुम्हें फिर से धक्का दिया। तुमने कोई विरोध नहीं किया और धक्के के साथ ही कारखाने के अंदर कदम रख दिया। उस खाली और लोहे के खंडहर में तुम्हारे कदमों की आवाज गूंजने लगी। ऊपर छत में कई बड़े बड़े छेद हो रखे थे। उन छेदों से आती हुई धुंधली रोशनी जमीन पर बिछी जंग लगी पटरियों को चमका रही थी। हवा में एक बहुत ही अजीब और तेज बदबू फैली हुई थी और चारों तरफ से आती हुई खूंखार गुर्राहटों ने तुम्हें घेर लिया था। अंधेरे में 10 से भी ज्यादा हरी आंखें चमक रही थीं। लेवल 1 के मॉन्स्टर गेल वुल्व्स अकेले ये कोई खास ताकतवर नहीं होते, लेकिन जब ये झुंड में हमला करते हैं ना तो लेवल 2 के फाइटर की भी हालत खराब कर देते हैं। लिन तियानजियाओ अपने 4 चमचों के साथ बगल के रास्ते से अंदर घुस गया और उसने एक सुरक्षित जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। उसने जमीन पर अपनी छड़ी पटकी और अचानक से आग भड़क उठी, जिससे वो पूरा इलाका रोशन हो गया। अरे वाह, सब के सब यहीं आ गए। लिन तियानजियाओ ने मुस्कुराते हुए भेड़ियों से घिरे तुम्हारी तरफ देखा। डरना मत, तुम बस वहीं खड़े रहना, हिलना मत। बस उनका ध्यान भटका कर रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया लिन साहब। तुम लोहे की दीवार के पास ठंडी स्टील की प्लेट से टिक कर खड़े हो गए और बड़ी ही ईमानदारी से बोले। तभी पहले भेड़िए ने छलांग लगाई। वो भूरे रंग का साया पलक झपकते ही तेज हो गया। वो हल्के हरे रंग की हवा की धार से लिपटा हुआ सीधा तुम्हारे गले की तरफ झपटा। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, पर तुम भागे नहीं। तुमने तो अपना हाथ तक नहीं उठाया, तुमने बस हल्का सा अपना सिर घुमाया। तुम्हारी नजरें उस हमलावर भेड़िए को पार करते हुए दूर उस अंधेरे कोने पर जा टिकी। वहाँ किसी की मौजूदगी का बहुत ही हल्का सा एहसास हो रहा था। वो कोई मॉन्स्टर नहीं था, कोई इंसान था, और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। फिर तुम्हारा ध्यान वापस अपने सामने आया। भेड़िए के पंजे तुम्हारे गले से बस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। तभी तुम्हारी दाईं उंगली हल्की सी उठी। उंगली के सिरे पर पानी की एक बूंद बन गई, एकदम साफ, छोटी सी, जिसे देखकर लगे कि ये कुछ भी नहीं है। एफ रैंक की पावर, वाटर स्प्लैश। पानी की वो बूंद बिना कोई आवाज किए हवा में उड़ चली। उसकी रफ्तार गजब की थी और वो सीधा जाकर उस भेड़िए की दाईं आंख की नस पर सटीक निशाने से लगी। भेड़िए की आंखें दर्द से सिकुड़ गईं और उसी अचानक हुए तेज दर्द की वजह से वो आखिरी के 10 सेंटीमीटर में अपने रास्ते से भटक गया। उसका सिर तुम्हारे पीछे वाली लोहे की दीवार से जोर से टकराया। एक तेज आवाज हुई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ। अंधेरे में छिपी हुई उस रहस्यमयी मौजूदगी में अचानक पल भर के लिए एक हलचल महसूस हुई। तुम्हारे सुनने की ताकत बहुत तेज थी। तुमने एक बहुत ही धीमी, ना के बराबर आवाज भी सुन ली थी। एक लड़की की आवाज थी, शांत, लेकिन उसमें थोड़ी हैरानी थी। तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस तुम्हारे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जिसे कोई देख नहीं सकता था। तभी सिस्टम पैनल पर एक नंबर चुपचाप बदल गया। डिंग, एक अनजान शख्स की हैरानी का पता चला है। शॉक पॉइंट्स +5 अभी तक जमा हुए हैं। 9,915 पॉइंट्स 10,000 में से बचे हैं 85 पॉइंट्स। इतने काफी नहीं है, बिल्कुल भी काफी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। तुमने अपनी उंगली वापस खींच ली और फिर से उस लोहे की दीवार से टिककर खड़े हो गए। तुमने लिन तियानजियाओ की तरफ देखा, जो आग उगलकर अपना जलवा दिखा रहा था। असली मजा तो अब शुरू होगा। और ठीक उसी वक्त तीसरे भेड़िए को हराने के बाद लिन तियानजियाओ ने मुड़कर तुम्हारी तरफ देखा, जो अभी भी दीवार के सहारे खड़े थे। उसकी आंखों में एक खतरनाक और शातिर चमक आ गई। उसने अपनी आवाज धीमी की और अपने बगल वाले चमचे के कान में कुछ फुसफुसाया। उस चमचे ने सिर हिलाया और अपनी जेब से एक सील की हुई छोटी सी बोतल निकाली। उस बोतल पर एक खोपड़ी का निशान बना हुआ था, मॉन्स्टर अट्रैक्टिंग पाउडर। ये एक गैर कानूनी चीज थी जिसे खास तौर पर ऊंचे लेवल के मॉन्स्टर्स को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लिन तियानजियाओ ने अपने होंठों पर जीभ फेरी। उसकी नजर तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म की पीठ पर टिकी थी। उसे जो चाहिए था, वो कभी भी तुम्हें सिर्फ एक चारे की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसे तो वो सिक्का चाहिए, तुम्हारे माता पिता का छोड़ा हुआ वो जंग लगा सिक्का। लिन परिवार की खुफिया जानकारी के मुताबिक उस सिक्के के अंदर एक बेहद ही खास तरह की ऊर्जा की लहरें छिपी हुई है। एक एफ
रैंक वाले एक कमजोर इंसान के पास ऐसी चीज भला क्यों होनी चाहिए। इससे तो अच्छा है कि इसे यहीं खत्म कर दिया जाए। लिन तियानजियाओ ने अपने चेले को एक इशारा किया। चेला भी तुरंत समझ गया और दबे पांव चुपचाप तुम्हारी तरफ बढ़ने लगा। और तुम अब भी दीवार के सहारे खड़े होकर बड़े ही आराम से उस सिक्के को उछाल रहे थे। वो सिक्का हवा में घूमते हुए हवा में एक घुमावदार लकीर बना रहा था। आग की रोशनी जब उस जंग लगी सतह पर पड़ी तो उसमें से एक हल्की सी नीली चमक उठी जो किसी जंग की नहीं हो सकती थी। वो पल भर में ही गायब हो गई और किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। आग की लपटों ने आखिरी गेल वुल्फ को भी निगल लिया। लिन तियानजियाओ ने अपना जादुई डंडा नीचे किया और सीना तानकर खड़ा हो गया। उसके चमचे तुरंत उसे घेर कर उसकी चापलूसी करने लगे। वाह तियानजियाओ बॉस, आप तो कमाल हो। रैंक की आग की ताकत सच में बहुत खूंखार है। इसे कहते हैं असली जीनियस। कुछ लोगों की तरह नहीं जो बस कोने में दुबक कर कांपते रहते हैं। ये बोलते हुए उस चमचे ने जानबूझकर तुम्हारी तरफ घूर कर देखा। तुम उस बेहोश पड़े गेल वुल्फ के पास उकड़ू बैठे हुए थे और बड़े मजे से उस भेड़िए के कान को उंगली से चुभो रहे थे। जियो लेडुओ, लिन तियानजियाओ ने अपने चेहरे पर झूठी चिंता का नाटक किया और तुम्हारे पास आया। तुम डर तो नहीं गए थे ना? एक भेड़िया तुम्हारी तरफ भागता हुआ आया था, मैं उसे रोक ही नहीं पाया। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ बॉस लिन। तुमने उठते हुए अपने घुटनों से धूल झाड़ी और कहा। वो भेड़िया तो खुद ही दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। शायद कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रहा था, इसलिए ब्रेक नहीं लगा पाया और दीवार से सिर फोड़ लिया। ये सुनकर चमचा जोर से हंसा। तुम्हारी किस्मत तो काफी अच्छी है यार। लिन तियानजियाओ ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, आखिर वो बस एक लेवल 1 का गेल वुल्फ ही तो था। अगर तुम किस्मत से बच भी गए तो इससे क्या ही उखड़ जाएगा। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। भाइयों 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लिन तियानजियाओ ने अपनी आवाज धीमी करते हुए अपने चमचे को आदेश दिया। इसके बाद हम सीधा कोर एरिया के अंदर जाएंगे। जब वो ये कह रहा था तभी उसका एक चमचा चुपचाप तुम्हारे पीछे आकर खड़ा हो गया था। उसकी उंगलियों में एक चीनी मिट्टी की बोतल का ढक्कन दबा हुआ था। उसने उसे हल्के से घुमाया और उसमें से एक बारीक सा पाउडर नीचे गिरा जो किसी को दिखाई भी नहीं दिया। वो पाउडर बिल्कुल सटीक तरीके से तुम्हारी यूनिफॉर्म के कॉलर के अंदरूनी हिस्से पर जा गिरा। बीस्ट अट्रैक्टिंग पाउडर, यानी दरिंदों को बुलाने वाला पाउडर। वैसे तो इसका कोई रंग या गंध नहीं होती, लेकिन तुमने उसे सूंघ लिया था। एक बहुत ही हल्की सी खून जैसी मीठी गंध। ये गंध किसी पुरानी ऊर्जा और किसी खास तरह के मिनरल के आपस में मिलने जैसी थी। तुमने कनखियों से चमचे के वापस जाते हुए हाथ को देखा और फिर लिन तियानजियाओ के चेहरे पर उस झूठी चिंता वाले नाटक को भी देखा। तुम मन ही मन सब कुछ साफ समझ चुके थे। तुम्हारे सिस्टम पैनल पर चुपचाप कुछ नंबर चमक रहे थे। मौजूदा शॉक पॉइंट 9915/10,000। सिर्फ 85 पॉइंट और बाकी हैं। इनकी इस आम सी नफरत से ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलने वाले, लेकिन अगर अब जो होने वाला है वो थोड़ा और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो तो मजा आ जाएगा। तुमने कोई हंगामा नहीं किया और न ही उनका पर्दाफाश किया। तुम बस एक सीधे सादे बच्चे की तरह उनके पीछे पीछे कोर एरिया की तरफ चलने लगे। तुम्हारे चेहरे पर डर और घबराहट का बिल्कुल वैसा ही नाटक था जैसा होना चाहिए। तुम्हारी एक्टिंग एकदम ऑस्कर लेवल की थी। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे में 30 मीटर दूर एक लोहे के बीम पर सू किंगहान हुकड़ू बैठी हुई थी। उसके काले रंग के टैक्टिकल कोट का निचला हिस्सा हवा में हल्का हल्का उड़ रहा था। वो सेना की तरफ से भेजी गई एक खुफिया एग्जामिनर थी। अभी तुमने पानी की बूंद को उछालकर जिस तरह उस भेड़िए को अंधा किया था, वो सब उसने अपनी आंखों से बिल्कुल साफ देखा था। लड़का दिलचस्प है। सू किंगहान ने अपने मन में तुम्हारे लिए बस यही 2 शब्द कहे थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका असली ध्यान तो लिन तियानजियाओ की हरकतों पर लगा हुआ था। बीस्ट अट्रैक्टिंग पाउडर, उसने भी वो गंध सूंघ ली थी। छात्रों के इस टेस्ट में सेना द्वारा बैन की गई चीज का इस्तेमाल हो रहा था। ये बात अपने आप में लिन परिवार की लंका लगाने के लिए काफी थी, लेकिन उसने तुरंत बीच में आकर उन्हें नहीं रोका। वो देखना चाहती थी कि आखिर लिन तियानजियाओ करना क्या चाहता है, और साथ ही वो ये भी देखना चाहती थी कि ऐसी जानलेवा मुसीबत में तुम क्या करते हो। क्या तुम डर कर मदद की भीख मांगोगे या फिर कुछ और करोगे? कोर एरिया फैक्ट्री के अंदर जाते ही जगह अचानक से बहुत बड़ी और खुली सी हो गई। जमीन पर पंजों के बेहद गहरे निशान बने हुए थे और ये निशान किसी भेड़िए के तो बिल्कुल नहीं थे। पंजों की चौड़ाई आधा मीटर से भी ज्यादा थी। किनारे पर लगी स्टील की मोटी प्लेटें भी कागज की तरह फटकर मुड़ गई थीं। चमचों के चेहरों का रंग उड़ गया। बॉस तियानजियाओ, ये पंजों के निशान तो कम से कम किसी लेवल 2 से भी ऊपर वाले मॉन्स्टर के लग रहे हैं। लिन तियानजियाओ ने उन निशानों पर एक नजर डाली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। डर किस बात का है? ज्यादा से ज्यादा लेवल 2 के कुछ गिने चुने कचरे ही बचे होंगे। मैं अकेला ही उनसे निपट सकता हूँ। जब वो ये कह रहा था तब उसकी नजरें जानबूझकर तुम्हारी कॉलर के पिछले हिस्से पर टिकी हुई थी। उस जानवर बुलाने वाले पाउडर का असर पूरी तरह से फैलने में 15 मिनट लगते हैं।
अभी तो बस 7 मिनट ही बीते हैं। जैसे ही उस पाउडर का पूरा असर शुरू होगा, तुम्हारे शरीर से आ रही वो महक एक सिग्नल की तरह काम करेगी और आस पास के 3 मील के दायरे में मौजूद हर एक खूंखार जानवर को खींच लाएगी। तब उस भारी अफरा तफरी के बीच एक F क्लास वाले कमजोर कीड़े के मरने की परवाह किसे होगी। लिन तियानजियाओ अपने दिमाग में ही समय का हिसाब लगा रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग की कैलकुलेशन उसकी सोच से कहीं ज्यादा सटीक थी। 7 मिनट हो गए हैं, लेवल 2 का एक भी जानवर नहीं आया। इसके बस 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, इस इलाके में सच में लेवल 2 का कोई जानवर है ही नहीं, और दूसरा, यहाँ कोई बहुत ही ऊंचे लेवल का खतरनाक जानवर मौजूद है और लेवल 2 वाले जानवर उसके इलाके में घुसने की हिम्मत तक नहीं कर सकते। तुमने जमीन पर बने उन आधे मीटर चौड़े पंजों के निशानों की तरफ देखा और फिर ऊपर छत पर बने उन अजीब से बड़े बड़े गड्ढों को देखा। वो अपने आप टूटकर नहीं गिरे थे, किसी भारी चीज ने बाहर से छत को चकनाचूर कर दिया था और इस जगह के अंदर घुस आई थी, और वो अभी भी यहीं कहीं छुपी हुई है। तुम्हारी धड़कन बिल्कुल शांत थी, 1 मिनट में बस 62 बार धड़क रही थी। तभी जमीन कांपने लगी, बहुत ही हल्का कंपन और बहुत ही धीमी गूंज के साथ, जैसे जमीन के गहरे अंदर किसी बहुत बड़े राक्षस का दिल धड़क रहा हो। लिन के चमचों को अभी तक कुछ पता नहीं चला था। लिन तियानजियाओ अभी भी हंस कर बातें कर रहा था, लेकिन तुम्हें एहसास हो चुका था वो आवाज कहीं दूर से नहीं आ रही थी, वो ठीक तुम्हारे पैरों के नीचे से आ रही थी। तुमने नीचे रेल की पटरियों के बीच की दरार में देखा। उस घने अंधेरे में 2 गहरे लाल रंग की चमकती हुई आंखें खुलीं, बिल्कुल आग में तपते हुए लोहे के 2 गोलों की तरह वो उसकी आंखें थीं। तुमने अपना सिर उठाया और बहुत ही शांत आवाज में कहा, लिन साहब, मुझे लगता है कि तुमने उस जानवर बुलाने वाले पाउडर का डोज कुछ ज्यादा ही डाल दिया है। लिन तियानजियाओ के चेहरे का रंग उड़ गया। जमीन एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ी। लोहे का फर्श ठीक बीच में से चीरता हुआ खुल गया। पत्थर के टुकड़े और लोहे की पटरियों के हिस्से हवा में उड़ने लगे। एक छोटे ट्रक के बराबर बड़ा भूरे रंग का एक खूंखार जानवर जमीन की उस दरार से बाहर निकल कर आया। उसके पूरे शरीर पर लोहे जैसी सख्त भूरी ढाल बनी हुई थी। वो लेवल 2 का खतरनाक जानवर था। बख्तरबंद गैंडा, और फिर उसके ठीक पीछे दूसरा, और फिर तीसरा। बस 5 सेकंड के अंदर 12 बख्तरबंद गैंडे जमीन फाड़ कर बाहर आ गए। उन्होंने पूरे मेन एरिया की जमीन को अपने पैरों तले कुचल कर रख दिया, और वो सब के सब तुम्हें घूर रहे थे। अगर सही से कहूँ तो वो तुम्हारी कॉलर पर लगे उस पाउडर की महक को घूर रहे थे। हे भगवान! उसके सारे चमचे डर के मारे चीखते हुए और लड़खड़ाते हुए पीछे भागने लगे। आग की उस रोशनी में लिन तियानजियाओ का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 लेवल 2 के जानवर आएंगे और वो इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर तुम्हें मार देगा, लेकिन 12 जानवर, यहाँ अब किसी की जान लेने का फायदा उठाने की बात ही नहीं थी। ये तो एक जानलेवा और अंधाधुंध हमला था। सब पीछे हटो! लिन तियानजियाओ जोर से चिल्लाया और उसने अपनी जादुई छड़ी जमीन पर दे मारी। अचानक आग की एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो गई, जिसने कुछ देर के लिए उन गैंडों के हमले को रोक दिया। जल्दी भागो! वो मुड़ा और सर पर दौड़ पड़ा और उसके चारों चमचे भी जान बचाकर उसके पीछे भाग लिए। 10-15 कदम भागने के बाद लिन तियानजियाओ ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और तुम पर चिल्लाया, तुम डटे रहो, मैं मदद लेकर आता हूँ। क्या बढ़िया एक्टिंग थी! लेकिन उसके भागने की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। तुम अपनी जगह पर ही खड़े रहे और लिन तियानजियाओ और उसके साथियों को कारखाने के रास्ते में गायब होते हुए देखते रहे। तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आग की दीवार कमजोर पड़ रही थी। ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड और आग बुझ जाएगी। तुम भागे नहीं, तुम्हें तो बस शॉक पॉइंट्स चाहिए थे। अभी तुम्हारे पास 9,915 शॉक पॉइंट्स थे। 10,000 पूरे होने में बस 85 पॉइंट्स बाकी थे। तुम्हें एक ऐसा तमाशा दिखाना था जो सबको हिला कर रख दे। दर्शकों की बात करें तो तुम्हारी नजर 30 मीटर दूर उस लोहे के बीम पर गई। वो छिपी हुई मौजूदगी अब भी वहीं थी, और गैंडों के झुंड के अचानक आ जाने की वजह से उस मौजूदगी की हलचल साफ तौर पर तेज हो गई थी। सामने वाला घबरा रहा था। वो सोच में पड़ा था कि हमला करे या नहीं। बस बहुत हुआ। तुमने अपनी उंगलियां चटकाई और तेजी से आस पास की जगह का जायजा लिया। जंग लगी पटरियां, गिरे हुए सपोर्ट पिलर्स और आधा टूटा हुआ गुंबद। पटरियों पर पुरानी जंग की एक मोटी परत जमी थी। घर्षण बिल्कुल ना के बराबर था। गैंडों के झुंड के जमीन से बाहर निकलने के झटके से ही सपोर्ट पिलर्स हिलने लगे थे। गुंबद का छेद ठीक गैंडों के झुंड के सिर के बाईं तरफ था। मलबा किसी भी वक्त गिर सकता था। F क्लास वाटर स्प्लैश की ताकत ज्यादा से ज्यादा 200 मिलीलीटर पानी और रेंज सिर्फ 2 मीटर। 200 मिलीलीटर पानी और 12 बख्तरबंद गैंडे आमने सामने की टक्कर में तो उनका बाल भी बांका नहीं होता। लेकिन तुमने आमने सामने लड़ने का तो कभी सोचा ही नहीं था। आग की दीवार बुझ गई। 12 बख्तरबंद गैंडे एक साथ टूट पड़ी। उनके लोहे जैसे खुरों ने जमीन को चकनाचूर कर दिया।
वो तुम्हें कुचलने के लिए आगे बढ़। तुमने अपनी आंखें खोली और तुम एक कदम भी पीछे नहीं हटे, बल्कि तुमने दाईं तरफ एक कदम बढ़ाया, एक गिरे हुए लोहे के बीम पर सटीक पैर रखा और भागने लगे। ये भागना नहीं था, तुम लोहे के उस बीम के सहारे गेंदों के झुंड के साइड में मौजूद पटरियों की तरफ दौड़ रहे थे। तुम्हारा चुना हुआ रास्ता बहुत ही चालाकी भरा था। तुम्हारा हर कदम गेंदों की नजरों के उस अंधे कोने पर पड़ रहा था जहां वो तुम्हें देख नहीं सकते थे। सिर्फ 3 सेकंड, तुम पटरियों के पास पहुंच गए। तुमने अपने दोनों हाथ एक साथ उठाए और तुम्हारी 10 उंगलियों के पोरों से पानी की बूंदें छलकने लगीं। तुम्हारी सारी ताकत उसी पल बाहर आ गई। तुमने पानी को फेंका नहीं, बल्कि उसे मला। पानी की बूंदें एक बारीक सी परत में बदल गईं और उन 3 पटरियों पर सटीक तरीके से बिछ गईं, जहां से गेंदों को गुजरना ही था। एक बहुत ही पतली परत जो लगभग ना के बराबर दिख रही थी, लेकिन वो काफी थी। पहले बख्तरबंद गेंडे का भारी पैर उस पानी से भीगी पटरी पर पा। पहले से ही जंग लगी और चिकनी पटरी पानी पड़ने से इतनी फिसलने लगी कि घर्षण एकदम 0 हो गया। पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए उस 3 टन के भारी गेंडे के पैरों तले अचानक जमीन खिसक गई। उसका शरीर झटके से एक तरफ झुका और अपनी भारी रफ्तार के कारण वो एक बेकाबू तोप के गोले की तरह जा टकराया। धाम, सपोर्ट पिलर नीचे से टूट गया। पिलर के ऊपर जूहे गुंबद के लोहे के बीम भी उसके साथ ढह गए और कई टन भारी लोहे का मलबा ऊपर से नीचे आ गिरा, जो सीधा पीछे से आ रहे दूसरे और तीसरे बख्तरबंद गेंडों पर जा गिरा। एक के बाद एक धमाके। चौथे गेंडे ने पानी की दूसरी परत पर पैर रखा और फिर 5वां और 6ठा गेंडा भी फिसलकर एक दूसरे से जा भिड़े। बाकी बचे गेंडों का रास्ता उनके ही साथियों के भारी भरकम शरीरों ने रोक लिया। पूरी फैक्ट्री में उनके बख्तरों के टकराने की गगनभेदी आवाज गूंजने लगी। सिर्फ 5 सेकंड, 12 सेकंड, टियर बख्तरबंद गेंडों का वो खतरनाक हमला सिर्फ 5 सेकंड में और 200 मिलीलीटर पानी से चकनाचूर हो गया था। अंधेरे में लोहे के बीम पर खजी सू छिंगहान सीधी खजी हो गई थी। अपनी तलवार की मूठ को उसने इतनी कसकर पका था कि उसकी उंगलियां सफेद पक गई थीं। उसके होंठ हल्के से खुले हुए थे और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। एफ क्लास वाटर स्प्लैश। तुमने एफ क्लास वाटर स्प्लैश से ये सब कर दिया। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये तो पूरे युद्ध के मैदान को एक तरफा अपने काबू में कर लेने वाला कंट्रोल था। उस पल उसके मन में जो भावना उठी वो कोई हल्की सी हैरानी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी, जिसे रोका ना जा सके ऐसी खौफनाक बौखलाहट थी। पैनल पर नंबर पागलों की तरह दौड़ने लगे। डिंग, अनजान देखने वाले की तरफ से भारी सदमा डिटेक्ट किया गया। शॉक वैल्यू +80। टोटल स्कोर 9 हार 995। 10 हार में से सिर्फ 5 पॉइंट बचे हैं। हाँ, सिर्फ 5 पॉइंट दूर। और तभी तुम्हें कदमों की आहट सुनाई दी। लिन तियानजियाओ भागता हुआ वापस आ रहा था, इसीलिए नहीं कि उसके अंदर का इंसान जाग गया था, बल्कि उसका रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया था। वो आगे और पीछे से बुरी तरह फंस चुका था। भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसे वापस आना पा। लिन तियानजियाओ जैसे ही कोर एरिया में घुसा, वहाँ का नजारा देखकर उसका तो जैसे दिमाग ही सुन्न हो गया। 12 बख्तरबंद गेंडे यहाँ वहाँ गिरे पिए थे जैसे कबाल लोहे का ढेर लगा हो, और तुम बिना एक भी खरोंच के बिल्कुल सुरक्षित उनके बीच खड़े थे। हवा में एक जंग लगा सिक्का उछाल रहे थे और उसे वापस कैच कर रहे थे। तुमने पलटकर लिन तियानजियाओ की आंखों में देखा। तुम मुस्कुराए। क्या हुआ लिन बाबू, तुम्हारी मदद करने वाली फौज कहाँ रह गई? लिन तियानजियाओ के होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। उसका दिमाग सामने जो दिख रहा था उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। तुमने ये कैसे? उसके मुंह से अभी बात पूरी भी नहीं निकली थी कि पैरों तले की जमीन फिर से कांपने लगी। इस बार ये झटके कहीं दूर से नहीं आ रहे थे, ये कंपन बिल्कुल नीचे से हो रहा था। उन 12 बख्तरबंद गेंडों के ढेर के ठीक नीचे से, जमीन की और भी ज्यादा गहराई से, जमीन की दरारों से एकदम घूंट देने वाली लाल रंग की खौफनाक ऊर्जा फूटकर बाहर आने लगी। गुंबद पर बची हुई छत की वो आखिरी साबुत परत, अंदर की तरफ से एक विशाल लाल रंग के पंजे ने उसे चकनाचूर कर दिया। मलबे के टुकड़े भारी बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। धूल और धुएं के उस गुबार के बीच गुंबद के उस छेद से एक बहुत बड़ा काला साया नीचे आ गिरा। वो इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि वहाँ मौजूद सबके पैर लखा गए। उसकी ऊंचाई पूरे 5 मीटर थी। उसका पूरा शरीर गहरे लाल रंग की खुरदरी त्वचा से ढका था और उसकी खून जैसी लाल आंखों में पुतलियां नहीं थीं। उन आंखों में सिर्फ खौफनाक नफरत थी। टियर 3 का पीक लॉर्ड लेवल मॉन्स्टर, ब्लडथर्स्टी डीमन एप, इस खंडर का बेताज बादशाह। लिन तियानजियाओ के हाथ से उसका जादुई स्टाफ छूटकर गिर गया। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि झुककर उसे उठा सके। डीमन ऐप ने अपना सिर नीचे झुकाया। उसकी खूंखार लाल आंखों ने चारों तरफ देखा। फिर उसने अपना एक हाथ बाया और अपने सबसे करीब खाए चमचे को दबोच लिया। चीखने तक का मौका नहीं मिला और राक्षस की उंगलियां कस गईं। सुनहरे धुएं का एक धमाका हुआ। लिन तियानजियाओ की आवाज आखिरकार लौट आई, जो एक खौफनाक टूटी हुई चीख में बदल गई।
तुम 15 मीटर की दूरी पर खड़े थे, सिर उठाकर इस 5 मीटर ऊंचे दैत्य को देख रहे थे। तुम्हारे सिस्टम पैनल पर नंबर शांति से झिलमिला रहे थे। करंट शॉक वैल्यू 9,995/10,000, सिर्फ 5 पॉइंट बाकी। तुम्हारी धड़कन अभी भी 62 बार प्रति मिनट की रफ्तार से धक रही थी। तुम्हारी उंगलियों के बीच एक सिक्का घूम रहा था। एक हल्की सी नीली रोशनी चमकी और डीमन ऐप की नरें तुम पर गग गईं। डीमन ऐप ने किसी को सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने दूसरे चमचे को उठाया और सीधा रेलवे ट्रैक पर पटक दिया। लोहे की 2 पटरियां वहीं टूट गईं। उसका शरीर बुरी तरह कुचलकर धुंधला पक गया। बचे हुए दोनों चमचे आखिरकार खौफ से टूट गए और जान बचाकर भागे। डीमन ऐप ने अपना सिर टेढ़ा किया और बाईं तरफ वाले को चुना। सिर्फ एक कदम में उसने 15 मीटर की दूरी तय कर ली और अपना भारी भरकम हाथ नीचे दे मारा। नींद धंस गई और वहाँ 2 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। फिर वो पलटा। उसकी खूनी आंखें अब लिन तियांजियाओ पर टिक गईं। नहीं, मेरे पास मत आना। लिन तियांजियाओ के दांत खौफ से किटकिटा रहे थे। उसके जादुई स्टाफ की नोक पर जल रही आग उसके कांपते हाथों से भी ज्यादा फुफा रही थी। उसे पता था कि भागने का कोई कायदा नहीं है। मैं एक रैंक हूँ। मैं लिन परिवार का वारिस हूँ। लिन तियांजियाओ ने चीखते हुए दहा लगाई। उसने अपना स्टाफ सिर के ऊपर उठाया। उसके शरीर की सारी जादुई ताकत उस डंडे में समाने लगी और फिर 2 मीटर चौड़ी आग की एक भयंकर लहर सीधे डीमन ऐप के सीने पर जा टकराई। जाओ, भस्म हो जाओ। जब धुआं छंटा तो डीमन ऐप वहीं का वहीं खड़ा था। उसके सीने की उस गहरे लाल रंग की त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। रंग भी नहीं बदला था। उसने सिर झुकाकर अपने सीने को देखा और फिर लिन तियांजियाओ को घूरा, मानो उसका चेहरा कह रहा हो, बस इतना ही। लिन तियांजियाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। डीमन ऐप ने अपना पैर उठाया और एक जोरदार कदम मीन पर रखा। जादुई स्टाफ चकनाचूर हो गया और साथ ही लिन तियांजियाओ का वो सीधा हाथ भी मीन में धंस गया जिससे उसने स्टाफ पका था। मेरा हाथ! लिन तियांजियाओ दर्द से चीखता हुआ मीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी पैंट से एक हल्का गर्म तरल पदार्थ रिसने लगा। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई थी। डीमन ऐप ने अपना दूसरा हाथ उठाया और लिन तियांजियाओ के सिर को कुचलने के लिए नीचे लाया। ठीक उसी पल 30 मीटर दूर एक लोहे के खंभे से बर्फीली नीली रोशनी की एक किरण तेजी से निकली। सूचिंग हान अपनी छुपने की जगह से कूद पड़ी थी। उसका काला कोट हवा में लहरा रहा था। उसके दोनों हाथों में हाई फ्रीक्वेंसी ब्लेड्स थे। उसने अपनी पूरी ताकत से डीमन ऐप की रीढ़ की हड्डी पर वार किया। रैंक एबिलिटी एक्सट्रीम कोल्ड स्लैश। जैसे ही ब्लेड उस राक्षस की त्वचा से टकराए, डीमन ऐप की पीठ पर बर्फ की एक परत जम गई और फिर सब थम गया। सूचिंग हान को एक खौफनाक झटके का एहसास हुआ। उसकी हथेलियों और उंगलियों के बीच भयंकर दर्द उठने लगा। सुनहरी ऊर्जा तलवार की मूंछ से नीचे फिसलने लगी। 2 रैंक हाई फ्रीक्वेंसी ब्लेड्स की पूरी ताकत से किए गए वार के बावजूद उस टियर 3 के पीक लॉर्ड की पीठ पर सिर्फ एक सचेत निशान पा था, जो इतना हल्का था कि मुश्किल से दिखाई दे रहा था। डीमन ऐप ने अपना सिर घुमाया और अपना भारी हाथ होर से घुमाकर मारा। सूचिंग हान ने तुरंत अपनी दोनों तलवारों को क्रॉस करके बचाव किया। एक भारी आवाज गूंजी और उसका शरीर हवा में पीछे की तरफ उठ गया। उसकी पीठ सीधे 30 मीटर दूर एक टूटी हुई भट्टी से जा टकराई। लोहे की उस भट्टी की दीवार पिचक गई और उसमें उसके शरीर के आकार का गड्ढा बन गया। वो उस गड्ढे से फिसलकर नीचे गिरी और अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपनी दोनों तलवारों को मीन में गांकर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसके मुंह से लगातार सुनहरी रोशनी रिस रही थी। सेना की रैंक एलीट योद्धा एक ही वार में गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। पिघले हुए लोहे जैसी खौफनाक निराशा ने अब वहाँ मौजूद हर किसी के दिल को पूरी तरह से जक लिया था। राक्षस वानर वापस अपने पहले शिकार की तरफ पलटा। तुम अब भी 15 मीटर दूर खड़े हो। तुम्हारा पोस्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस राक्षस के आने से पहले था। पीठ लोहे की दीवार से टिकी हुई, हाथ में मौजूद सिक्का उंगलियों के बीच घूम रहा है। दिल की धड़कन 62। पैनल पर चमकते हुए नंबर खामोशी से बता रहे हैं। मौजूदा शॉक वैल्यू 9,995/10,000। बस 5 पॉइंट बाकी। तुमने सिर उठाया और तुम्हारी नजरें उस राक्षस वानर के पार गईं। दूर घुटनों के बल बैठी सूचिंग हान की तरफ। उसकी बर्फीली नीली आंखों में एक ऐसा झब्बात था जिसे तुम बहुत अच्छी तरह पहचानते हो। वो डर नहीं था, वो अपनी बेबसी पर गुस्सा था। जान लगाने के बाद भी कुछ न बदल पाने की एक गहरी खौफनाक निराशा। भागो! सूचिंग हान के मुंह से बस एक लफ्ज निकला। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी। राक्षस वानर तुम्हारी तरफ अपने कदम बहा चुका था। तुमने सिक्का जेब में रखा, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म से धूल झाड़ी। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हारी आवाज की आदत तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चारों तरफ गूंजती चीखों और शोर को चीरते हुए बिल्कुल साफ सुनाई दी।
फिर तुम लोहे की दीवार के पीछे से बाहर निकले और सीधे उस राक्षस वानर की तरफ बढ़ने लगे। सू छिंग हान की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक क्लास का लड़का एक तीसरे स्तर के खूंखार बॉस मॉन्स्टर के सामने खुद चलकर मौत के मुंह में जा रहा था। उस पल उसकी सारी ट्रेनिंग, सारी समझ और युद्ध का सारा तजुर्बा उसकी आंखों के सामने हो रहे इस नारे को समझने में नाकाम था। उसके सीने में दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई और फिर जोर जोर से धड़कने लगी। और तभी पैनल पर आखिरी नंबर बदल गया। डिंग। सू छिंग हान की भयंकर निराशा डिटेक्ट की गई। शॉक वैल्यू +50। मौजूदा टोटल 10,045/10,000। एक्टिवेशन की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। इवोल्यूशन सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। तुम्हारे सामने मौजूद वो हल्का नीला पैनल अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी में फट पड़ा। जिस पल उस पैनल से वो सुनहरी रोशनी निकली, तुम्हारी आंखों के आगे बस वही रोशनी छा गई। इवोल्यूशन सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। होस्ट की मौजूदा एबिलिटी ए क्लास एबिलिटी वाटर स्प्लैश यानी पानी की छींटें। इसे एक बार अपग्रेड किया जा सकता है। क्या आप 1000 शॉक वैल्यू खर्च करके अपनी ए क्लास एबिलिटी वाटर स्प्लैश को अपग्रेड करना चाहते हैं? तुमने बिना पलक झपकाए कहा अपग्रेड करो और तुम्हारे ऐसा सोचते ही पैनल पर लिखी वो ए क्लास वाटर स्प्लैश वाली भूरे रंग की लाइन तेजी से कांपने लगी। पुराने लफ्ज टूटकर बिखर गए और नए लफ्ज बनने लगे। अपग्रेड कामयाब रहा। होस्ट को बधाई, आपको दुनिया की इकलौती सुपर एस क्लास एबिलिटी मिल गई है। रेथ ऑफ द सी गॉड यानी समंदर के देवता का कहर। एबिलिटी की जानकारी, पानी के हर स्रोत पर कब्जा। समंदर के देवता की ताकत तुम्हारी मुट्ठी में। पानी इस दुनिया का सबसे पहला और ताकतवर तत्व है जो हमला कर सकता है, बचा सकता है और किसी भी रूप में बदल सकता है। रेंज की कोई सीमा नहीं, ताकत की कोई हद नहीं। मौजूदा शॉक वैल्यू बैलेंस 9045 पॉइंट। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। तुमने वापस असल दुनिया को देखा। आधा सेकंड भी नहीं बीता था और वो राक्षस वानर तुम्हारी तरफ अपना दूसरा कदम बढ़ा रहा था। उसके विशाल पैर जब लोहे की पटरियों पर पड़े तो 2 पटरियां चकनाचूर हो गईं। उसका विशाल हाथ तुम्हारे ऊपर आ चुका था। उसकी भयानक परछाई ने तुम्हारे पूरे शरीर को ढक लिया था, लेकिन तुम भागे नहीं। तुमने बस अपना सिर उठाया। उस राक्षस ने तुम्हारी आंखों में आ रहे बदलाव को साफ साफ देखा। तुम्हारी गहरी काली आंखें बीचों बीच से एक बेहद गहरे नीले रंग में बदलने लगी थीं। समंदर के रंग में तुम्हारे होंठ हिले। आवाज अभी भी ज्यादा तेज नहीं थी और लहजा बिल्कुल वैसा ही था जैसे तुम कोई मजाक कर रहे हो। पानी ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। तुमने चुटकी बजाई। दाएं हाथ की उंगलियों के टकराने से एक बहुत ही हल्की सी आवाज गूंजी और फिर पूरी दुनिया जैसे खामोश हो गई। बिल्कुल सन्नाटा। 100 मीटर के दायरे में मौजूद हर एक आवाज उसी पल जैसे गायब हो गई। उस आवाज की जगह ली हवा में मौजूद नमी ने। उस बर्बाद हो चुकी लोहे की फैक्ट्री में बची पानी की एक बूंद, लोहे के जंग में छिपी नमी, जमीन की दरारों का पानी और हवा में तैरती भाप। पानी के हर एक कण को जैसे एक ही पल में हुक्म मिल गया था। वो हरकत में आ गए और चारों तरफ से तुम्हारी ओर खींचे चले आए। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन से नीले रंग की लहरें बाहर की तरफ फैलने लगीं, बिल्कुल पानी की लहरों की तरह, जैसे कोई सदियों पुराना जादुई चक्र हो। उस राक्षस वानर का भारी भरकम हाथ तुम्हारे सिर से बस 2 मीटर की दूरी पर था और वो पूरी ताकत से नीचे गिरा। जैसे ही उसका हाथ नीचे की तरफ झपटा, तुम्हारे पैरों के नीचे बने उस नीले चक्र से 10 मीटर चौड़ी पानी की एक भयंकर नीली धार आसमान को चीरती हुई ऊपर उठी, बिना किसी चेतावनी के। उस रोशनी के खंभे के अंदर समंदर का पानी बहुत तेजी से घूम रहा था। पानी का हर एक कण आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज घूम रहा था। इसके घूमने की ताकत इतनी भयानक थी कि जो भी चीज इससे टकराती वो पल भर में चकनाचूर हो जाती। तभी उस शैतानी बंदर के विशाल हाथ ने पानी के उस खंभे पर हमला कर दिया, लेकिन वो वहीं रुक गया। धीरे धीरे नहीं, बल्कि पूरी रफ्तार से आते हुए एकदम झटके से रुक गया। पानी की उस तेज धार ने उस शैतानी बंदर की हथेली पर एक हल्का सा चीरा लगा दिया और उसमें से सुनहरा खून बहने लगा। उस शैतानी बंदर की लाल आंखों में पहली बार हैरानी साफ नजर आ रही थी कि एक चींटी जैसे दिखने वाले इस छोटे से इंसानी बच्चे ने महज पानी से उसके हाथ पर घाव कैसे कर दिया। उस शैतानी बंदर ने पानी के उस खंभे को दूर झटकने की कोशिश की, लेकिन पानी बिखरने के कुछ ही पलों बाद वापस पहले जैसा हो गया। आखिर पानी का कोई एक आकार तो होता नहीं है, इसे बिखेरने का कोई फायदा नहीं, यह तुरंत फिर से जुड़ जाएगा। क्या तुम्हारा खेल खत्म हुआ? पानी के उस खंभे के बीच से तुम्हारी आवाज गूंजी, बिल्कुल शांत और बेपरवाह। अब मेरी बारी है। और तुमने अपना दायां हाथ उठा लिया। तुम्हारी 5 उंगलियां हल्की सी खुली और ऊपर छत के उस टूटे हुए हिस्से से दिखने वाले आसमान का रंग ही बदल गया। बस 3 सेकंड के अंदर उस स्लेटी आसमान को गहरे नीले रंग के तूफानी बादलों ने निगल लिया।
और वो बादल तेजी से घूमने लगे। आसमान में एक बहुत बड़ा भंवर बन गया और अब उस छत के छेद से कोई रोशनी नहीं, बल्कि पानी अंदर आ रहा था। आसमान से समंदर की भयंकर लहरें नीचे गिरने लगीं, जो हवा में ही टूटती और फिर से जुड़ने लगती, और फिर वो लहरें एक बहुत बड़े हाथ में बदल गईं। पानी से बना एक विशाल हाथ जो सीधा नीचे आ रहा था, और उसने पूरे अचूक निशाने के साथ उस खूंखार शैतानी बंदर की गर्दन को दबोच लिया। 5 मीटर ऊंचे उस शैतानी बंदर को पानी के उस विशाल हाथ ने वहीं जकड़ लिया। वो तड़पने लगा। उसके दोनों हाथ पागलों की तरह पानी के उस हाथ को नोचने लगे। हर बार से पानी कट तो रहा था, लेकिन पलक झपकते ही पानी की नई धार उस कटी हुई जगह को भर देती। पानी की कोई कमजोरी नहीं होती, क्योंकि उसका कोई शरीर ही नहीं होता। तुम पानी को तोड़ नहीं सकते। तुम्हारी नीली आंखें उस जकड़े हुए शैतानी बंदर को ही घूर रही थीं, और तुम्हारे सिस्टम की स्क्रीन पर नंबर पागलों की तरह भाग रहे थे। डिंग, सूचिंग, हान बुरी तरह हैरान है। सदमे के पॉइंट +200। डिंग, लिन तियान, जियाओ खौफ में है और उसके होश उड़ गए हैं। सदमे के पॉइंट +150। डिंग, किसी अनजान गुर्गे का दिमागी संतुलन हिल गया है। सदमे के पॉइंट +80। डिंग, सदमे के पॉइंट +500। तुम्हारे कुल पॉइंट 9975 हो चुके थे और अभी भी बढ़ रहे थे। तुम बस उस शैतानी बंदर को घूर रहे थे, उसके थकने का इंतजार कर रहे थे। अब उस शैतानी बंदर का जोर कम पड़ने लगा था, इसलिए नहीं कि उसने हार मान ली थी, बल्कि इसलिए क्योंकि पानी के उस विशाल हाथ की पकड़ और ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। लेकिन वो अभी भी जिंदा था। एक 3rd टियर पीक लॉर्ड की जान तुम्हारे पिछले सभी दुश्मनों से कहीं ज्यादा पक्की थी। आराम से करते हैं, तुमने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। तुम्हारी आवाज में इतनी शांति थी जैसे तुम बस किसी केतली में पानी उबलने का इंतजार कर रहे हो। उस शैतानी बंदर ने भी हार नहीं मानी। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और लाल रंग की एक भयंकर ऊर्जा बाहर फेंकी, एक शैतानी शॉकवेव। वो ऊर्जा सीधा पानी के उस विशाल हाथ पर जा टकराई, जिससे उस पानी में 3 मीटर चौड़ा एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। लेकिन वो गड्ढा आधे सेकंड भी नहीं टिक पाया, और आस पास के पानी ने तुरंत उस जगह को भर दिया। तुमने अपना सिर टेढ़ा किया, क्योंकि तुम्हारा ध्यान एक छोटी सी चीज पर गया था। जब उस शैतानी बंदर ने वो शॉकवेव छोड़ी थी, तब उसकी गर्दन की लाल चमड़ी का रंग हल्का पड़ गया था। मतलब वो अपनी बची खूची जान लगाकर लड़ रहा था। बस बहुत हुआ। तुम्हारे चेहरे से वो मजाकिया भाव गायब हो गया। बात को और खींचने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हर गुजरते सेकंड के साथ सूचिंग हान की चोटें और गहरी हो रही थीं। चकनाचूर हो जा। तुमने बस इतना ही कहा। पानी के उस विशाल हाथ ने तुम्हारा हुक्म माना। वो हाथ कसा नहीं, उसने दबाया भी नहीं, बल्कि वो टूटकर बिखरने लगा। एक ही सेकंड में वो विशाल हाथ हजारों लाखों पानी की पतली धारों में बंट गया। हर एक धार किसी उंगली जितनी ही पतली थी, लेकिन वो इतनी रफ्तार से घूम रही थी कि आंखें उन्हें देख ही नहीं सकती थी। वो बिल्कुल हाई प्रेशर वाटर कटर की तरह थी। 10,000 से भी ज्यादा पानी की वो धारें एक साथ उस पर टूट पड़ी, हर तरफ से उस शैतानी बंदर की लाल चमड़ी को चीरने के लिए। जब पानी की पहली धार गुजरी तो उसका सुरक्षा कवच 3 मिलीमीटर तक कट गया, दूसरी धार से 7 मिलीमीटर, तीसरी धार सीधा मांसपेशियों में जा घुसी। राक्षसी वानर के मुंह से सच में एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसने जान बचाने के लिए पूरी ताकत से हाथ पैर मारे, लेकिन पानी की धार कोई ठोस चीज तो थी नहीं। मुक्के मारने से कुछ भी नहीं टूट रहा था। उसके मुक्के बस पानी की धार के आर पार हो रहे थे। जैसे ही उसका मुक्का आर पार होता, पानी की धार तुरंत अलग हो जाती और मुक्का निकलते ही वापस जुड़कर फिर से उसे काटने लगती। 3 सेकेंड। राक्षसी वानर का दाहिना हाथ उसके कंधे से अलग होकर गिर पड़ा। वो कटा नहीं था, बल्कि 10,000 पानी की धारों ने एक साथ उसे काटा था, एकदम किसी सटीक सर्जरी की तरह। वानर की चीख अब और भी ज्यादा खौफनाक हो गई थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ मौत का खौफ बचा था। 5 सेकेंड। पानी की धारों ने अपना आखिरी हमला पूरा किया। तुमने अपना दाहिना हाथ ढीला छोड़ा, और जैसे ही तुम्हारी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंद हुईं, पानी की सारी धारें एक साथ सिकुड़ी, और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ। आसमान से सुनहरे प्रकाश की बारिश होने लगी। 30वें स्तर का वो खूंखार और ताकतवर राक्षसी वानर अनगिनत चमकते कणों में बिखर कर खत्म हो गया। वो सुनहरी बारिश तुम्हारे शरीर से बस 10 सेंटीमीटर दूर से अपने आप रास्ता बदलकर गुजर गई और तुम्हारे पीछे जमीन पर गिरने लगी। तुम्हारे शरीर पर मौजूद स्कूल की सफेद वर्दी अभी भी एकदम बेदाग और साफ थी। उस इलाके में अब एक अजीब सी शांति छा गई थी, एकदम सन्नाटा। तभी आसमान से मुट्ठी के आकार का एक गहरा लाल क्रिस्टल नीचे गिरा। वो तुम्हारे सामने जमीन पर 2 बार उछला और लुढ़ककर तुम्हारे पैरों के पास आ गया। वो उस ताकतवर वानर का कोर था। तुम नीचे बैठे और उस क्रिस्टल को उठाकर अपनी पैंट की जेब में रख लिया, ठीक उस जंग लगे सिक्के के पास। फिर तुम खड़े हुए और मुड़कर लिन तियानजियाओ की तरफ देखा। वो जमीन पर बुरी तरह से सहमा हुआ बैठा था,
उसकी जादुई छड़ी के टुकड़े अभी भी उसके दाहिने हाथ की मांसपेशियों में चुभे हुए थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और पुतलियां डर के मारे सिकुड़कर सुई की नोक जैसी हो गई थीं। तुम उसके पास गए। तुम्हारी स्कूल की वर्दी पर धूल का एक भी कण नहीं था। तुम्हारे चेहरे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं थी। तुम नीचे बैठे और लिन तियांजियाओ की आंखों में आंखें डालकर देखा। लिन बाबू। लिन तियांजियाओ के दांत अब और भी जोर से किटकिटाने लगे थे। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन मुंह से बस कुछ अजीब सी बेमतलब की आवाजें ही निकल रही थीं। क्या ये? तुमने बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा। जानवरों को खींचने वाला ये पाउडर काफी बढ़िया है। अगली बार अपने लिए भी इसका एक एंटीडोट लाना मत भूलना। क्या पता अगर तुम भाग ही ना पाओ तो। लिन तियांजियाओ ने हिम्मत करके किसी तरह एक पूरी बात बोली। ये सब मेरा वहम है। उसकी आवाज डर के मारे एकदम पतली और तीखी हो गई थी। ये पक्का मेरा वहम है। तुम तो एफ रैंक के हो। तुम्हारी एफ रैंक की पानी की छींटें ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसने अपना सही सलामत बायां हाथ उठाया और खुद के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस खाली जगह पर थप्पड़ की तेज आवाज गूंज उठी। मैं सपना नहीं देख रहा। फिर उसने एक और थप्पड़ मारा। ये नामुमकिन है। लिन परिवार की जासूसी रिपोर्ट में तो कुछ और ही बताया गया था कि तुम बस एक एफ रैंक के कमजोर इंसान हो। तुमने उसे 2 सेकंड तक देखा और खड़े हो गए। अब खुद को मारना बंद करो, चेहरा सूज जाएगा। इतना कहकर तुमने लिन तियांजियाओ से नजरें हटा लीं और मुड़कर सू छिंगहान की तरफ चल दिए। सिस्टम पैनल पर हैरानी के पॉइंट अभी भी तेजी से बढ़ रहे थे। सू छिंगहान अभी भी अपने एक घुटने के बल बैठी हुई थी। जमीन में गड़ी हुई 2 तेज तलवारें ही अब उसका इकलौता सहारा थीं। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी बर्फ जैसी नीली आंखें तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए कदमों को घूर रही थीं। उन आंखों में बहुत कुछ चल रहा था। हैरानी, उलझन और तुम्हें परखने की कोशिश। तुम्हारी शक्ति एफ रैंक की तो बिल्कुल नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन बात एकदम साफ थी। तुम उसके सामने बस 3 कदम की दूरी पर जाकर रुक गए। 10 मिनट पहले तक तो थी। ये सुनकर सू छिंगहान कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसके दिमाग में 100 सवाल घूम रहे थे जो वो पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी ट्रेनिंग उसे बता रही थी कि ये पूछताछ करने का सही वक्त नहीं है। तुम अपनी उस शक्ति को और कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हो? उसने सबसे जरूरी सवाल पूछा। अभी जो लड़ाई हुई थी उसमें तुम्हारे शरीर की लगभग 30% ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। काफी है, बस ये 2 शब्द। सू छिंगहान ने सिर हिलाया और फिर हालात का जायजा लिया। उसने अपने कोट के अंदर वाली जेब से एक छोटा सा संचार यंत्र निकाला। लाल बटन दबा दिया गया। मिलिट्री इमरजेंसी चैनल। मैं सू छिंगहान बोल रही हूँ। मेरा कोड S017। उसकी आवाज अब एक फौजी जैसी सख्त थी। जियांगजो के पूर्वी इलाके में मौजूद पुरानी स्टील फैक्ट्री के असेसमेंट एरिया में एक S रैंक या उससे बड़े खतरे का अलर्ट है। 3रे लेवल के पीक लॉर्ड क्लास मॉन्स्टर ब्लडथर्स्टी डेमोनिक ऐप को मार गिराया गया है। मैं घायल हूँ। यहाँ कुछ छात्र भी घायल हुए हैं। तुरंत बैकअप भेजिए। कम्युनिकेटर के दूसरी तरफ 3 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक अधेड़ उम्र के आदमी की दबी हुई आवाज सुनाई दी। 3रे लेवल का पीक लॉर्ड मार गिराया गया। सू छिंगहान, क्या तुम्हें यकीन है? क्या उसे तुमने मारा है? सू छिंगहान ने तुम्हारी तरफ देखा। तुम जमीन पर उकड़ू बैठे, अपनी पैंट की जेब से एक जंग लगा सिक्का निकाल रहे थे और उसे हवा में उछालकर खेल रहे थे। सुनहरी रोशनी के धमाके के बाद वह पूरा इलाका तहस नहस हो चुका था, लेकिन तुम उस तबाही के बीचों बीच बैठे थे, बिल्कुल बेदाग, जैसे तुम्हें बहुत बोरियत हो रही हो। मैंने नहीं मारा, सू छिंगहान ने कहा। तो फिर किसने मारा? ये काम यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम देने आए एक छात्र ने किया है। सू छिंगहान ने बात काटते हुए बड़ी ही शांत आवाज में कहा। उसकी अवेकनिंग एबिलिटी का रजिस्टर्ड लेवल एफ रैंक है। कम्युनिकेटर पर 5 सेकंड तक एकदम सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कुछ टूटने की तेज आवाज आई। चाय का कप टूट चुका था। जियांगजो मिलिट्री जोन का ईस्टर्न ब्रांच, बेसमेंट 3 का मॉनिटरिंग सेंटर। दीवार पर 24 हाई डेफिनेशन स्क्रीन लगी हुई थी। 7 नंबर की स्क्रीन पर पुरानी स्टील फैक्ट्री का नजारा दिख रहा था। इस वक्त उस स्क्रीन के सामने 11 लोग खड़े थे। इनमें उस ब्रांच के सबसे बड़े अधिकारी मेजर जनरल चाओ तिंगशान भी मौजूद थे। 62 साल के वो बूढ़े जनरल दिखने में काफी दुबले पतले थे। उन्होंने बिना किसी रैंक वाले बैज की एक साधारण ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उनके बाएं हाथ में चाय का एक कप था। कम से कम आधा मिनट पहले तक तो था। अब चीनी मिट्टी के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। वहाँ मौजूद सभी लोगों की नजरें 7 नंबर की स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं। स्क्रीन पर उस घटना का रिप्ले चलाया जा रहा था। उस खूंखार बंदर के आने से लेकर हवा में अचानक पानी के उस विशाल हाथ के प्रकट होने तक, पानी के धारदार हमले और चारों तरफ बिखरती वो सुनहरी रोशनी। हर एक फ्रेम को स्लो मोशन में 3 बार देखा जा चुका था। स्क्रीन पर लाल रंग के खतरे के निशान चमक रहे थे और एनर्जी का मीटर फट पड़ने को तैयार था।
टेक्निकल टीम के लीडर झाओ मिंग की आवाज कांप रही थी। हमने वहाँ D7 मॉडल का एनर्जी डिटेक्टर लगाया था। इसकी सबसे आखिरी लिमिट SSS रैंक को नापने की है। आज इसका काउंटर सिर्फ फुल नहीं हुआ बल्कि लिमिट पार कर गया। इसकी जो सबसे तेज एनर्जी दर्ज हुई है वो SSS रैंक की आखिरी लिमिट से भी कम 40% ज्यादा है। मॉनिटरिंग सेंटर में किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। चाओ तिंगशान की नजरें स्क्रीन पर स्कूल यूनिफॉर्म पहने उस लड़के पर ही टिकी थीं। रिप्ले का वीडियो लड़ाई खत्म होने वाले उसी पल पर पॉज कर दिया गया। तुम उस सुनहरी तबाही के बिल्कुल बीच उकड़ू बैठे थे, अपने हाथ में एक सिक्का उछाल रहे थे और तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म पर धूल का एक कण तक नहीं था। इसकी पूरी फाइल निकालो, चाओ तिंगशान ने आदेश दिया। 30 सेकंड बाद मेन स्क्रीन पर तुम्हारे स्कूल का पूरा रिकॉर्ड सामने आ गया। नाम वू हुआ, श्याओ लेदुओ शी हुआ, उम्र 17 साल, अवेकनिंग लेवल F, एबिलिटी वाटर स्प्लैश, रिमार्क्स हद से ज्यादा साफ F, रैंक का पानी का छपाक। झो डिंगशान की नजरें फाइल से हट गईं और वापस रिप्ले स्क्रीन की ओर मुड़ गईं। उस स्क्रीन पर पानी का एक विशाल हाथ आसमान से नीचे आ रहा था। सच कहूँ तो उस दृश्य में किसी प्राचीन भित्ति चित्र जैसी सुंदरता थी जो पार कर रही थी SSS रैंक को। झाओ मिंग ने एक बार फिर अपने डेटा की पुष्टि की। जनरल झो, जहाँ तक मुझे पता है पूरे हुआशिया फेडरेशन में वर्तमान में दर्ज SSS रैंक के अवेकनर्स सिर्फ 3 हैं। SSS रैंक से ऊपर सैद्धांतिक दस्तावेजों में इसके लिए एक शब्द है मिथिक रैंक, लेकिन वो कॉन्सेप्ट पिछले 20 सालों से सिर्फ कागजों तक ही सीमित था। अब वो हकीकत बन चुका है, झो डिंगशान ने कहा। उन्होंने झुककर जमीन से चाय के प्याले का एक टुकड़ा उठाया। झाओ मिंग, इस फुटेज का एन्क्रिप्शन लेवल सबसे ऊंचा कर दो, यहाँ मौजूद सभी लोग सुन लें। इसी पल से आज आप लोगों ने जो कुछ भी देखा है वो सब सेना का लेवल 1 टॉप सीक्रेट है। किसी भी बिना इजाजत वाले इंसान को भनक भी लगी तो सीधा कोर्ट मार्शल होगा। जी सर, 10 लोगों ने एक साथ जवाब दिया। झो डिंगशान ने अपनी कमर सीधी की। कम्युनिकेशन टीम, सू छिंगहान के चैनल से कनेक्ट करो। सू छिंगहान, झो डिंगशान, जनरल झो, वो स्टूडेंट अब कहाँ है? मेरे बगल में। थोड़ी देर की खामोशी। वो लोहे वाले गेंडों को पलट रहा है। जनरल झो एक पल के लिए सुन रह गए। पलट रहा है? उन गेंडों को उसने पानी की दीवार से पलट दिया था। वो एक के ऊपर एक गिरे पड़े हैं, कुछ नीचे दब गए हैं और उठ नहीं पा रहे, तो वो उन्हें सीधा होने में मदद कर रहा है। सू छिंगहान की आवाज में कुछ अजीब सा था। कोई मजाक नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे बेतुकेपन का एहसास था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। जनरल झो ने गेंडों को पलटने वाली बात पर और कुछ नहीं पूछा। सू छिंगहान, तुम्हारी चोट कैसी है? 3 पसलियां बुरी तरह टूट गई हैं। बाएं फेफड़े में भी चोट है, पर मैं सह लूंगी। बैकअप और मेडिकल टीम निकल चुकी है, 6 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जनरल झो ने 2 सेकंड तक लफ्जों को तौला। जब तक बैकअप नहीं आ जाता उस लड़के के साथ ऐसा कुछ भी मत करना या कहना जिससे उसे कोई खतरा महसूस हो। ना कोई पूछताछ करना और ना ही उसे कहीं आने जाने से रोकना। समझ गई सर? और हाँ, एक और बात, लिन तियानजियो ने टेस्ट के दौरान जानवरों को बुलाने वाला पाउडर इस्तेमाल किया था। क्या तुमने ये देखा था? हाँ, शुरू से आखिर तक। ठीक है, सारे सबूत संभाल कर रखना। कॉल कट गई। जनरल झो कंट्रोल रूम के बीचों बीच खड़े थे और 7 नंबर स्क्रीन पर ठहरे हुए उस लड़के को घूर रहे थे। उनके बगल में खाए असर ने हिचकिचाते हुए पूछा, जनरल झो, इस स्टूडेंट के साथ क्या सलूक करना है? सलूक? इस लड्डी पर जनरल झो के माथे पर सिलवटें आ गईं। उन्होंने पलट कर पूछा, कैसा सलूक? 17 साल का एक बच्चा जिसे चारे वाली क्लास में बलि का बकरा बनाकर आगे कर दिया गया, जिसके कपड़ों पर उसी के क्लासमेट ने पाउडर लगा दिया ताकि जानवर उसे खा खाएं, और ऐसी हालत में जब उसकी छुपी हुई तात बाहर आ गई तो तुम मुझे उसका सिक्योरिटी रिस्क समझा रहे हो। असर की बोलती बंद हो गई। जनरल झो खुद कम्युनिकेशन डेस्क तक गए और माइक उठा लिया। जियांगजो सिटी के अवेकन मैनेजमेंट ब्यूरो से कनेक्ट करो, उसके बाद फेडरल मिलिट्री हेडक्वार्टर से बात कराओ और आगिर में 3rd अवेकनिंग अकेडमी के डीन से मेरी बात कराओ। वो पल भर के लिए रुके। वही डीन जिसने बच्चों को उस चारे वाली क्लास में डाला था। उनका लहजा एकदम शांत था, लेकिन कंट्रोल रूम में जैसे बर्फ जमने लगी थी। कबाह हो चुकी स्टील फैक्ट्री का मेन एरिया। तुम सच में उन लोहे वाले गेंडों को पलटने में मदद कर रहे थे, कोई भ्रम नहीं था। तुमने पानी की एक धार से सबसे ऊपर वाले गेंडे की कमर को सहारा दिया और उसे हल्के से पलट दिया ताकि उसके चारों पैर मीन पर आ जाएं। मीन पर आते ही गेंडे ने अपना शरीर झटका, सिर झुकाया और तुम्हारे हाथों से लाल आने लगा। अरे बस कर, मेरी पानी की धार से यादा तो तेरी राल टपक रही है। गेंडे ने फिर से अपना सिर रखा। तुमने उसके भारी भरकम सिर को पीछे धकेल दिया। उस वीरान जगह पर हवा कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर से तेज बहने लगी और बची
खूची तात की लहरों को हर तरफ फैलाने लगी। तुमने उस मॉन्स्टर बॉस के क्रिस्टल को अपनी हथेली में 2 बार घुमाया और वापस अपनी जेब में ठूंस लिया। तुम्हारी नरें उस पूरी उजी हुई जगह पर दौड़ गईं। उन 3 चमचों की लाशें अलग अलग जगहों पर बिखरी पड़ी थीं। सब ठंडे पक चुके थे, बस एक इंदा बचा था जिसका नाम चेन लियांग था। वो भट्टी के पीछे दुबका हुआ ऐसे कांप रहा था जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। और फिर था लिन तियांजियो। वो एक टूटे हुए खंभे के सहारे टिका बैठा था। उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी, बस सांसें चल रही थीं। तुम उसकी तरफ बढ़े, तुम्हारी रफ्तार बिल्कुल आराम से थी। जूतों के नीचे कंकर कुचलने की वो हल्की हल्की आवाजें उस सुनसान फैक्ट्री में दूर तक गूंज रही थीं। 2 मीटर, 1.5 मीटर। तुम नीचे उकू बैठ गए, इतनी नजदीक से। मॉन्स्टर्स के खून, अजीब सी सांद, पेशाब और पसीने की बदबू सीधा दिमाग को झकझोर रही थी, पर तुम्हारे माथे पर कोई सिकन नहीं थी। हाँ भाई, लिन बाबू। लिन तियांजियो के दांत डर से किटकिटाने लगे। मैं पूछूंगा और तू जवाब देगा। तुम्हारी आवाज में कोई गुस्सा या जब बात नहीं थे, बिल्कुल सपाट। अगर सही जवाब दिया तो ये बात यही तुम। ये लग उसके सुन्न पर चुके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लगे। उसकी जान बचाने की तप ने उसे तुरंत हामी भरने पर मजबूर कर दिया। हाँ ठीक है, तू पूछ, कुछ भी पूछ। वो मॉन्स्टर्स को बुलाने वाला पाउडर किसका आइडिया था? छोटे चाचा का। लिन तियांजियाओ ने 1 सेकंड की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लिन परिवार की दूसरी शाखा के लिन तिंगान का। उसी ने मुझसे कहा था कि इस टेस्ट का फायदा उठाकर तुम्हें रास्ते से हटा दूं। वजह तुम्हारा वो सिक्का। लिन तियांजियाओ की नजरें तुम्हारी पैंट की जेब पर से होकर गुजरी और फिर उसने तुरंत नजरें हटा ली, जैसे वो जल गया हो। छोटे चाचा ने बताया कि उस सिक्के के अंदर ऐसी एनर्जी वेव है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। उसकी कीमत एक ए रैंक मिस्ट्री जोन की कुल कमाई से भी ज्यादा है। तुमने अपनी पैंट की जेब में रखे उस सिक्के की जंग लगी सतह पर अपना दाहिना हाथ फेरा। ए रैंक मिस्ट्री जोन, जिसकी शुरुआती कीमत 1500 करोड़ होती है। जाहिर सी बात है उसका तो लालच में पागल होना बनता ही था। और ये बात किसे पता है? सिर्फ छोटे चाचा और मुझे। उन्होंने कहा था कि ये बात परिवार की बैठक तक नहीं पहुंचनी चाहिए और बड़े दादाजी को तो बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए, तो वो इसे अकेले ही डकारना चाहते थे। जो कुछ पूछना था वो पूछा जा चुका था। लिन तियांजियाओ तुम्हारे चेहरे के भावों को घूर रहा था। वो पागलों की तरह तुम्हारे चेहरे पर ये इशारा ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तुम उसके जवाबों से संतुष्ट हो और अब उसे जिंदा छोड़ दोगे। और उसे वो इशारा मिल भी गया, या यूं कहें कि उसे लगा कि उसे इशारा मिल गया है। तुमने अपने होठों को हल्का सा मोड़ा। तुम्हारी वो मुस्कान काफी शांत लग रही थी। ले भाई, मैंने सब सच सच बता दिया है। लिन तियांजियाओ का गला पूरी तरह से सूख चुका था। मुझे जाने दो, मैं छोटे चाचा से निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें लिन परिवार के सारे रिसोर्सेज भी ला कर दूंगा। तुमने अपना दाहिना हाथ उठाया। उस हाथ में तुमने पानी को इकट्ठा नहीं किया था। तुम्हारी 5 उंगलियां खुली थीं और तुमने उन्हें बड़ी कोमलता से उसके सिर पर रख दिया। तुम्हारा हाथ एकदम हल्का था। तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सब याद कर लिया है। तुम्हारी आवाज तुम्हारे हाथ से भी ज्यादा हल्की थी। ये काफी काम की जानकारी है। शुक्रिया। लिन तियांजियाओ तुम्हारे मुंह से शुक्रिया सुनकर थोड़ा उलझन में पड़ गया, लेकिन वो इसके आगे एक लफ्ज भी नहीं बोल पाया। तुम्हारे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली लिन तियांजियाओ के कान के पीछे की त्वचा को छू रही थी, सिर के सबसे कमजोर हिस्सों में से एक। वहाँ तुमने पानी की एक पतली सी धार बनाई जिसका व्यास 0.08 मिलीमीटर था। इंसान के सबसे पतले बाल से भी ज्यादा बारीक। पानी की वो धार सीधे उसके दिमाग के अंदर घुस गई और उसके सबसे नाजुक हिस्से को चीर कर रख दिया। लिन तियांजियाओ की पुतलियां उसी उलझन भरे भाव के साथ हमेशा के लिए जम गईं। उसका मुंह आधा खुला का खुला रह गया। उसका शरीर जमीन पर नहीं गिरा क्योंकि पिलर और लोहे की पटरियों ने उसे रोक रखा था। जान निकलने के बाद भी उसकी मुद्रा वैसी ही थी जैसे वो जिंदा हो। इस पूरे काम में आधे सेकंड से भी कम का वक्त लगा। तुमने अपना हाथ वापस खींचा और अपने अंगूठे से एक चुटकी बजाई। तुम्हारी उंगली से पानी की वो बूंद छिटक कर टूटे हुए पत्थरों के बीच गिर गई और अब बारी थी सबूत मिटाने की। तुम नीचे झुके। तुमने जमीन से उंगली के पोर के बराबर एक गहरे लाल रंग का एनर्जी का टुकड़ा उठाया और उसे लिन तियांजियाओ की दाईं कनपट्टी के ऊपर लगे उस गहरे घाव के अंदर ठूस दिया। वो घाव उसे तब लगा था जब डीमन एब जमीन फाड़ कर बाहर निकला था और एक नुकीला पत्थर छिटक कर उसके सिर पर लगा था। उस एनर्जी के टुकड़े को अंदर फंसाने के बाद उसका कोण बाहर से ऊपर और अंदर से नीचे की ओर 20 डिग्री तक झुका हुआ था और ये बिल्कुल किसी धमाके की लहर से उड़कर आई तेज रफ्तार चीज के टकराने वाले पैटर्न से मेल खा रहा था। मौत का कारण एकदम साफ था। वॉर की दिशा भी एकदम सटीक बैठ रही थी। भौतिक सबूत भी पूरे थे, एकदम परफेक्ट। फिर तुम भट्टी के पीछे गए। चेन लियांग डर के मारे सिकुड़कर एक गेंद जैसा बन गया था। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ रखा था और उसकी एक मांसपेशी कांप रही थी। ओए! तुम्हारी आवाज सुनते ही चेन लियांग बुरी तरह उछल पड़ा। उसने अपनी बाजुओं के बीच से झांका।
उसकी आंखों में लाल नसें उभर आई थीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम नीचे उकड़ूं बैठे। थोड़ी देर में जब सेना वाले पूछताछ के लिए आएंगे तो तुम उन्हें बस सच सच बता देना कि टेस्ट के दौरान हमारा सामना एक लेवल 3 के मॉन्स्टर से हुआ। कमांडर सू छिंगहान और तुम लोगों ने मिलकर कुछ देर तक उसे रोके रखा और मैं डर के मारे एक कोने में छिपा रहा। मैंने कुछ नहीं किया। चीन लियांग ने तुम्हारे कहे एक एक शब्द को अपने दिमाग में 2 बार दोहराया। और जहाँ तक बात है लिन तियान जियाओ की, तुमने अपनी ठुड्डी को घुमाते हुए पटरियों की तरफ इशारा किया। लड़ाई के दौरान डीमन ऐप की एनर्जी का एक टुकड़ा उड़कर उसके सिर में लग गया। ये तुमने अपनी आंखों से देखा है। चेन लियांग ने 3 सेकंड तक तुम्हें घूरा और फिर इतनी तेजी से अपना सिर हिलाया कि लगा उसकी गर्दन की हड्डी ही टूट जाएगी। ज्यादा नाटक मत करो, तुम खड़े हो गए। तुम्हारी जैसी हालत है उसमें तुम्हारा हकला कर बोलना ही नॉर्मल लगेगा। अगर ज्यादा एक्टिंग की तो पकड़े जाओगे। चेन लियांग के सिर हिलाने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। टिंग, सिस्टम ने चेन लियांग के अंदर भयंकर खौफ और समर्पण डिटेक्ट किया है। शॉक वैल्यू +35। चलो, कुछ नहीं से तो कुछ भला। तुम घूमे और पलटकर सू छिंगहान की तरफ देखा। वो भट्टी के मलबे के सहारे टिकी हुई थी। उसने अपना कोट उतारकर उसे अपने पीछे तकिए की तरह लगा लिया था। तुम चलकर उसके पास गए। तुमने पास में पड़े मशीनों के मलबे से लोहे की एक थोड़ी साफ प्लेट ढूंढ निकाली और उससे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लिया। और फिर तुमने हवा में से पानी की कुछ बूंदें इकट्ठा की, एकदम साफ और सारी गंदगी से मुक्त शुद्ध पानी। तुमने पानी को एक गोले की तरह सू छिंगहान के सामने कर दिया। थोड़ा पानी पी लो। सू छिंगहान तुम्हारी हथेली के ऊपर हवा में तैरते पानी के उस गोले को देखती रही। वो एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने अपना सिर झुकाया और एक घूंट पानी पी लिया। पानी गले से नीचे उतरते ही एक ठंडी सी राहत खाने की नली से होते हुए फेफड़ों तक फैल गई। टूटी पसलियों का तीखा दर्द भी लगभग 30% तक कम हो गया। सू छिंगहान ने आराम से अपनी आंखें मूंद लीं। क्या इस पानी में कोई जादुई इलाज है? मुझे भी पक्का नहीं पता। सच कहूँ तो यह शक्ति मुझे अभी मिली है। मैंने तो इसका मैनुअल तक पूरा नहीं पा। सू छिंगहान ने 3 सेकंड तक तुम्हारे चेहरे को घूरा। यह चेहरा बहुत जवान था, बिल्कुल किसी 17 साल के लड़के जैसा। चेहरे के नैन नक्श में अभी भी वो लकपन बाकी था। सच में तुम्हारा नाम शाओलल तो है ना? सू छिंगहान ने कहा। यह कोई सवाल नहीं था। तुमने पहले पानी की धार से भेये की आंखों पर जो वार किया था वो जानबूझकर मुझे दिखाने के लिए किया था। तुमने इस बात से इनकार नहीं किया, पर क्यों? ताकि कोई तो हैरान हो। यह जवाब कुछ ज्यादा ही छोटा था, लेकिन इसमें इतनी गहरी बात छिपी थी कि सू छिंगहान कई सेकंड तक चुप रही। तभी दूर से हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज आने लगी। 6 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर उत्तर पूर्व दिशा से काफी नीचे उड़ान भरते हुए आए। उनकी तेज सफेद रोशनी कबाह हो चुकी स्टील फैक्ट्री की टूटी दीवारों पर पई। तभी हेलीकॉप्टर के दरवाजे खुल गए। काले टैक्टिकल गियर पहने हुए सेना के स्पेशल कमांडो रस्सियों के सहारे तेज से नीचे उतरे। मेडिकल टीम सबसे पहले पहुंची। 2 आर्मी डॉक्टर दौड़कर सू छिंगहान के पास आए और बड़ी ही फुर्ती से अपना फर्स्ट एड बॉक्स खोल दिया। एक दूसरी टीम लिन थियन चाओ की तरफ भागी। लिन थियन चाओ ने अब खुद को थप्पड़ मारना बंद कर दिया था। वो रेल की पटरियों के पास दुबका बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थीं। आर्मी डॉक्टर ने उसके घायल हाथ की जांच की, फिर उसकी आंखों में टॉर्च की रोशनी डाली और पीछे मुड़कर कैप्टन को इशारा किया। गहरा सदमा लगा है, इसे तुरंत अस्पताल भेजना होगा। उस अकेले इंदा बचे गुर्गे को भट्टी के पीछे से घसीटकर बाहर निकाला गया। वो इतनी देर तक झींगे की तरह से कुकर बैठा रहा था कि उसके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न और रख गए थे। मारे गए 3 गुर्गों की लाशों को काले बैग में पैक कर दिया गया। वहाँ का कमांडर एक कर्नल था। उसने उस पूरे इलाके का चक्कर लगाया। मीन पर बिखरे ऊर्जा के टुकड़ों और 2 मीटर चौड़े उस विशाल गड्ढे को देखकर उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। वो तुम्हारे पास आया। तुम स्टील की प्लेट से बने एक चबूतरे पर बैठे हुए थे और तुम्हारी उंगलियों के बीच एक सिक्का उछल रहा था। पता नहीं कब 12 लोहे जैसे कवच वाले गेंडों ने तुम्हारे चारों ओर एक आधा घेरा बना लिया था और तुम्हें बीच में सुरक्षित रखा था। ये कोई घेराबंदी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हारी हिफाजत कर रहे हों। कर्नल 3 मीटर की दूरी पर रुक गया। उन 12 गेंडों ने एक साथ मुड़कर उसे घूरा। 24 छोटी और लाल आंखें एक साथ उसे घूर रही थीं। कर्नल ने डर के मारे अपना थूक निगला। शाओला तो कर्नल ने अपनी आवाज को जितना हो सके प्यार भरा रखने की कोशिश की। हाँ, मेरा नाम चाओ चंग है। मैं चांगचो मिलिट्री के पूर्वी विंग से हूँ। जनरल चो ने मुझे तुम्हें ले जाने के लिए भेजा है। सिक्का उछालती तुम्हारी उंगलियां अचानक रुक गईं। कहाँ ले जाने के लिए? हेडक्वार्टर, चाओ चंग ने जल्दी से आगे कहा। घबराओ मत, कोई पूछताछ नहीं होगी। जनरल चो ने तुम्हें बस चाय पर बुलाया है। तुमने उसे 2 सेकंड तक देखा। क्या मैं इन गेंडों को भी साथ ले जा सकता हूँ? चाओ चंग ने पीछे मुड़कर 3 टन के उन 12 बख्तरबंद गेंडों को देखा और फिर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के दरवाजे का नाप मन ही मन तोला। मुझे पहले ऊपर बात करनी होगी।
सिस्टम पैनल पर नंबर चुपचाप बदल गए। डिंग। सिस्टम संदेश। कर्नल चाओ चंग की घबराहट और हैरानी दर्ज की गई। शॉक पॉइंट +15। तुमने सिक्का वापस अपनी जेब में रखा और स्टील की प्लेट से खिए हो गए। ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में बैठकर दीवार के सहारे टिककर तुमने अपना नाटक शुरू कर दिया। तुमने अपनी सारी शक्तियों को छिपा लिया, अपनी सांसों को 1 मिनट में 20 बार ढकने की रफ्तार पर सेट किया और अपने कंधे हल्के से सिकोड़ लिए। तुम्हारे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली बाएं हाथ के पीछे एक ताल में थपथपा रही थी, बिल्कुल एक ऐसे F रैंक छात्र की तरह जिसकी शक्तियां डर के मारे बेकाबू हो गई हों। सामने बैठे कर्नल चाओ चंग ने तुम्हारी इस हालत पर गौर किया। उसने खुद से कोई बात नहीं की। 14 मिनट बाद हेलीकॉप्टर मिलिट्री के पूर्वी विंग के हेलीपैड पर उतरा। हेलीकॉप्टर से उतरते समय तुमने दरवाजे का कोना पकड़ रखा था। तुम्हारे कदम थोड़े लखा रहे थे। तुमने कोई यादा दिखावा नहीं किया, बस बिल्कुल सटीक नाटक था। हेलीपैड पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपना नाम फांग बताया। वो तुम्हें जनरल चो से मिलवाने ले गई। वो जगह कोई पूछताछ का कमरा नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही आम सा टी रूम था। चो तिंग शानमे के दूसरी तरफ बैठे थे। एक मेजर जनरल के बारे में तुमने जैसा सोचा था, वो उससे कहीं ज्यादा दुबले, बूढ़े और बिल्कुल आम से दिखने वाले इंसान थे। उन्होंने भूरे रंग की साधारण सी वर्दी पहनी थी, जिस पर कोई बैज नहीं था। बैठो। उन्होंने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। तुम बैठ गए। उन्होंने तुम्हारे लिए एक प्याली चाय डाली और तुम्हारी तरफ बादी। पी लो। तुमने प्याली उठाई और एक घूंट भरा। भैया चाय है, मेरे होम टाउन की है। झो डिंगशान ने अपना कप पकड़ा हुआ था। चाय की भाप के बीच से वो तुम्हें देख रहे थे। करीब 10 सेकंड की खामोशी के बाद बोले, बहुत डर गए थे ना। उन्होंने बातचीत शुरू करने का बहुत ही नरमी भरा तरीका चुना। तुम्हारे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। जानबूझकर तुमने चाय का कप नीचे रख दिया और धीमी आवाज में कहा, थोड़ा सा। झो डिंगशान बोले, लेवल 3 का मॉन्स्टर। छात्रों की तो बात ही छोड़ो, वहाँ मौजूद एस रैंक वाले भी उसे नहीं रोक पाए। तुम्हारा जिंदा बच जाना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, सू चिंगहान बता रही थी कि मौत के मुहाने पर तुम्हारे अंदर से कोई बहुत ही ताकतवर शक्ति बाहर निकली थी। मुझे भी ठीक से कुछ पता नहीं। तुमने अपनी आवाज एकदम धीमी कर ली और बहुत ही ठहर कर बोले, जब वो शैतानी बंदर मेरी तरफ झपटा तो मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था और फिर मुझे बस ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर कुछ टूट सा गया है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। झूठ में थोड़ा सच तो मिलाना ही पड़ता है। क्या तुम अब भी उस ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो? तुमने सिर झुकाकर अपने दाएं हाथ को देखा। 5 उंगलियां खोली, अपनी इंडेक्स फिंगर पर हल्का सा जोर लगाया। कुछ भी नहीं हुआ, गायब हो गई। तुम्हारी आवाज में बिल्कुल सही मात्रा में उलझन और निराशा थी। शायद वो ताकत खत्म हो गई। झो डिंगशान 3 सेकंड तक तुम्हारे हाथ को घूरते रहे, फिर उन्होंने चाय की एक घूंट ली। घबराओ मत, जब कोई शक्ति अचानक इस तरह फटती है तो उसके बाद कुछ समय तक उसका शांत हो जाना बिल्कुल नॉर्मल है। तुमने हामी में सिर हिलाया। दोनों को ही पता था कि तुम नाटक कर रहे हो, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं छेड़ी। जब चाय के तीसरे कप की बारी आई तभी दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुई। कर्नल फांग ने दरवाजा खोला और अंदर आई। उनके चेहरे के भाव कुछ अजीब लग रहे थे। वो झो डिंगशान के पास गईं और झुककर धीमी आवाज में कुछ कहा। झो डिंगशान के चाय का कप पकड़े हुए हाथ अचानक रुक गए। कंफर्म हो गया। हेलीकॉप्टर में दूसरी बार चेकअप करते हुए मेडिकल टीम ने ये पता लगाया है, शुरुआती जांच के हिसाब से सेना के पहुंचने से पहले ही उसकी जान जा चुकी थी। उसके शरीर के अंदर उस मॉन्स्टर की ऊर्जा के टुकड़े मिले हैं जो बहुत गहराई तक घुस चुके थे। सेना के पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। झो डिंगशान ने उन शब्दों को दोहराया, यानी कि लड़ाई के दौरान ही। जी सर। झो डिंगशान उन लोगों में से थे जिन्होंने उस लड़ाई की पूरी वीडियो देखी थी। उन्हें याद आया कि जब वो शैतानी बंदर मरा था तो कैसे हवा में उसकी ऊर्जा के टुकड़े हर तरफ बिखर गए थे। सुनहरी रोशनी की उस बारिश ने उस जगह के चप्पे चप्पे को अपनी चपेट में ले लिया था। उस अफरा तफरी में ऊर्जा का कोई टुकड़ा लिन थियांजियाओ के सिर के नाजुक हिस्से में जा घुसा होगा। इसकी पूरी संभावना है। उसके परिवार को खबर कर दो। झो डिंगशान ने आदेश दिया, लड़ाई में मारे गए सैनिकों वाले सारे कागजी काम पूरे करो। जी सर। कर्नल फांग मुड़ी और बाहर चली गयी। दरवाजा बंद होने के बाद टी रूम में फिर से सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। झो डिंगशान ने तुम्हारी तरफ देखा। तुमने चाय का कप पकड़ा हुआ था। तुम नाटक कर रहे थे। तुम्हारी नजरें कप के अंदर चाय पर टिकी थीं। तुम्हारे चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे तुम अब भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हो। झो डिंगशान ने तुमसे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस तुम्हारे कप में और चाय डाल दी। 20 मिनट बाद तुम्हें मेडिकल रूम में भेज दिया गया। जैसे ही तुम टी रूम से बाहर निकले तो गलियारे के मोड़ पर तुम्हारा सामना एक इंसान से हुआ। सू चिंगहान। उसने मिलिट्री अस्पताल के साफ कपड़े पहने हुए थे। उसकी छाती और पीठ पर मोटी पट्टियां बंधी थीं। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था।
लेकिन उसकी वो बर्फीली नीली आंखें अब भी किसी को चीर देने के लिए काफी थीं। ऑफिसर, तुम वहीं रुक गए। क्या तुम्हारी ताकत वापस आ गई? कैसी ताकत? तुमने पलकें झपकाईं। ऑफिसर, मैं तो बस एफ रैंक का पानी की छींटें उड़ाने वाला एक मामूली सा स्टूडेंट हूँ। वो जो पहले हुआ था, शायद वो बस डर के मारे हुआ एक स्ट्रेस रिएक्शन था। अब तो मेरी उंगलियों से पानी की एक बूंद भी नहीं निकल पा रही। सू छिंगहान की नजरों ने तुम्हारे चेहरे की एक लकीर को गहराई से स्कैन किया। ये चेहरा बहुत जवान था और इस चेहरे के भाव, मासूम, उलझे हुए और डरे हुए इंसान की वो घबराहट, ये सब एकदम असली लग रहा था। अगर उसने अपनी आंखों से तुम्हें सिर्फ एक हाथ से उस लेवल 3 के मॉन्स्टर को धूल चटाते हुए ना देखा होता, तो वो पक्का तुम्हारी बात मान लेती। स्ट्रेस रिएक्शन, उसने इन शब्दों को अपने मन में दोहराया। एफ रैंक की पानी की छींटें, क्योंकि तुम डरे हुए थे, इसलिए तुमने आसमान से तूफानी बादलों को ही खींचकर निचोड़ डाला। क्योंकि तुम डरे हुए थे, इसलिए तुमने हजारों हाई प्रेशर पानी की धारों से उस खूंखार लेवल 3 के मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा दिए। सू छिंगहान तुम्हें घूरती रही, तुम भी उसे देखते रहे। करीब 5 सेकंड तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। ठीक है, सू छिंगहान ने पहले चुप्पी तोड़ी। तुम्हारी ये कहानी अभी के लिए मैं मान लेती हूँ। उसने अपने कपड़ों की जेब से एक कार्ड निकाला और तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। उसके किनारे सुनहरे थे और सामने की तरफ एक 8 कोनों वाले तारे का निशान बना था। ये जियांगजो कॉलेज लीग का लोगो था। अगले बुधवार से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। सू छिंगहान की आवाज फिर से एक फौजी की तरह सख्त और सीधी हो गई। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पास है। इसके जरिए तुम सीधा एकेडमी के सिलेक्शंस को पार कर सकते हो और एक इंडिविजुअल प्लेयर की तरह सीधा हिस्सा ले सकते हो। तुमने वो कार्ड लिया और अपनी जेब में रख लिया। शुक्रिया ऑफिसर। सू छिंगहान मुड़ी और वहाँ से चली गई। 3 कदम चलने के बाद वो फिर से रुक गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लिन तियानजियाओ अब नहीं रहा। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। अभी चाय वाले कमरे में जनरल झो से सुना। तुमने बिना किसी जल्दबाजी के बड़े आराम से जवाब दिया। बहुत अचानक हुआ, बड़े अफसोस की बात है। सू छिंगहान बस 2 सेकंड के लिए वहीं खड़ी रही और फिर आगे बढ़ गई। तुम दीवार के सहारे टिके रहे। तुमने अपनी जेब से वो कार्ड फिर से निकाला और उसे रोशनी में चमका कर देखा। हाई स्कूल लीग, जागृत योद्धाओं का मंच। तुम्हारी आंखों के सामने दाईं तरफ ऊपर एक पैनल चुपचाप चमक रहा था। वर्तमान शॉक पॉइंट बैलेंस 13,740 पॉइंट। वह नंबर अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। मिलिट्री बेस के कर्मचारी तुम्हारे कारनामों की चर्चा कर रहे थे। हर नया इंसान जिसे तुम्हारे बारे में पता चल रहा था, वो थोड़े थोड़े शॉक पॉइंट दे रहा था। जियांगजो के पश्चिमी इलाके में मौजूद लिन परिवार का महल। आंगन के बीचों बीच रखी लाल चंदन की लंबी मेज 300 साल पुरानी थी, लेकिन इस वक्त उसका सिर्फ आधा हिस्सा ही बचा था। लिन झेनेटियान ने अपना दायां हाथ वापस खींचा। लकड़ी के टुकड़े अभी भी हवा में उड़ रहे थे। उनकी उम्र 60 के पार थी और उनके सफेद बाल बिल्कुल सलीके से सेट थे। एक ही बार में 3 इंच मोटी वो चंदन की मेज बीचों बीच से 2 टुकड़ों में बंट गई थी। उनकी नजरें सामने रखे मिलिट्री के उस आधिकारिक नोटिस पर गड़ी थीं। सफेद कागज पर काले अक्षर, जिसका सीधा सा मतलब बस एक ही था, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मौत का कारण, लड़ाई के दौरान एक टियर 3 लॉर्ड क्लास बीस्ट के एनर्जी हमले से गहरी चोट लगी और मौके पर ही मौत हो गई। साथ में घटनास्थल की तस्वीरें भी थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मिलिट्री के फर्स्ट क्लास ऑफिसर के साइन थे। लिन झेनेटियान की नजरें जियाओ लेदुओ नाम पर पूरे 5 सेकंड के लिए रुक गईं। एफ रैंक एबिलिटी। इस टेस्ट के दौरान एबिलिटी के अचानक बेकाबू होने की वजह से कुछ पल के लिए उसकी ताकत हद से ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे उसने बीस्ट को पीछे धकेलने में मदद की। मेरे भाई, हॉल के बाईं तरफ अंधेरे में खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी ने आधा कदम आगे बढ़ाया। लिन टिंगान, लिन परिवार का दूसरा मुखिया और डार्क डिवीजन का लीडर। वो प्लान तुम्हारा था। लिन झेनेटियान का लहजा सवालिया नहीं था। लिन टिंगान ने घबराहट में अपना थूक निगला। एक ही बात हो सकती थी। मिलिट्री की रिपोर्ट में दी गई किसी बात ने बड़े भाई के मन में शक पैदा कर दिया था। वो चिट्ठी जिसमें तियांजियाओ को लिखा था कि पढ़ने के बाद जला देना। तियांजियाओ ने उसे जलाया या नहीं, वो नहीं जानता था, क्योंकि तियांजियाओ तो अब जिंदा ही नहीं था। बड़े भाई, लिन टिंगान ने खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस ली। तियांजियाओ मेरा भतीजा था, मैं किसी और से ज्यादा। बकवास बंद करो। लिन झेनेटियान ने उसकी तरफ देखे बिना ही उसे टोक दिया और उनकी नजरें हॉल के दाईं तरफ वाले दरवाजे पर टिक गईं। दरवाजे के सहारे एक 22 साल का नौजवान खड़ा था। सफेद शर्ट और उसकी कमर पर 3 फुट लंबी एक तलवार बंधी थी। लिन जियानक सिंह, लिन परिवार की इस पीढ़ी का सबसे बड़ा जीनियस। एस रैंक एबिलिटी, गेन गोल्ड स्वॉर्ड ऑरा, टियर 3 मिड स्टेज। पिताजी, अब सही वक्त आ गया है। तियांजियाओ के मामले में मिलिट्री ने जो सफाई दी है वो अपनी जगह सही लग रही है, लेकिन असली मुद्दा मौत का कारण नहीं है।
लिन जियानक सिंह ने अपनी कमर से तलवार निकाली और उसे अपने सामने सीधा पकड़ लिया। असली मुद्दा वो लड़का है जो जिंदा बच गया, जियाओ लेदुओ, F रैंक, 4 वाली क्लास का स्टूडेंट। उसे तो सबसे पहले मरना चाहिए था, लेकिन नतीजा, उसके साथ गए सारे लड़ाके मारे गए और वो मजे से हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस आ गया। उसने अपना सिर टेढ़ा किया। इस बात को जैसे भी देखो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। लिन चेनेटियन वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए और टूटी हुई मेज के पार अपने बड़े बेटे को देखने लगे। तो तुम्हारा मतलब है अगले बुधवार को हाई स्कूल लीग में? लिन जियानक सिंह ने अपनी तलवार की म्यान थपथपाई। जियांगझो के सारे जागृत स्टूडेंट्स वहीं पर होंगे। अगर जियाओ लेदुओ ने हिस्सा लिया तो तुम अरीना में नियमों के दायरे में रहकर अपने भाई की तरफ से उससे कुछ सवाल पूछ सकते हो। लिन जिनटियान ने उसकी बात पूरी की। लिन जियानक सिंह मुस्कुराया। सवाल कैसे? 1 F रैंक, अरीना में उतरते ही मैं उसे एक झटके में खत्म कर दूंगा। सवाल पूछने का तो वक्त ही नहीं मिलेगा। तो फिर एक ही वार सही। लिन झेनेटियान की आवाज में फिर से एक खौफनाक शांति आ गई थी। लेकिन उन्होंने अपनी एक उंगली उठाई। वो सिक्का लेकर आना। बगल में खड़े लिन टिंगान का शरीर एकदम से अकड़ गया। लिन जेनेटियान ने उसे घूर कर देखा। मेरे भाई, तुम्हें क्या लगता है तुम और तियानजियाओ मेरी पीठ पीछे जो भी गुल खिला रहे थे, मुझे उसकी कोई भनक नहीं थी। लिन टिंगान की पीठ पसीने से भीग चुकी थी। तुम उसे अकेले ही हटना चाहते थे ना? और तियानजियाओ भी तुम्हारे साथ इस खेल में शामिल हो गया और नतीजा, काम भी पूरा नहीं हुआ। जाने जा चुकी है, बात यही खत्म होती है। लिन झेनतियन ने टूटी मेज के नीचे से नोटिस वाला कागज निकाला। सिक्के का मामला जियानशिंग पर छोड़ दो, सही तरीके से काम लेना। तुम्हारी खुफिया टीम को अब थोड़ा रुक जाना चाहिए। लिन टिंगान चुप रहा। लिन जियानशिंग ने अपनी तलवार वापस कमर पर लटका ली और वो हॉल से बाहर निकल गया। गलियारे से होते हुए उसने पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखा। पहाड़ियों के बीच से रात की ठंडी हवा बह रही थी, जिससे उसके सफेद चोगे के किनारे उड़ने लगे। वो अचानक रुक गया। उसने अपनी तलवार को नीचे देखा। एक F रैंक का कमजोर लड़का, और ये पावर आउट ऑफ कंट्रोल वाली बकवास। आम लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर उसे नहीं। उसने जो पूरी कहानी इतनी सफाई से सुनाई, इतने तेज दिमाग वाले का बेकाबू होना पागलपन नहीं, नाटक लगता है। उसने अपनी तलवार 3 इंच बाहर निकाली और फिर वापस म्यान में धकेल दी। धातु के टकराने की वो तेज आवाज रात की हवा में दूर तक गूंज उठी। लीग में मिलते हैं। उसकी आवाज रात की हवा से भी ज्यादा सर्द थी। सोमवार का दिन, तुम वापस जियांगझो फर्स्ट हाई स्कूल आ गए। तुम्हारे जाने के बाद से स्कूल में 2 चीजें नई आ गई थी। पहला, दरवाजे पर रखी शोक की मालाएं, और दूसरा, तुम्हारे बारे में फैल रही अफवाहें। सुना तुमने, शियाओ लेदो ने टेस्ट में एक लेवल 3 के मॉन्स्टर को हरा दिया। मजाक कर रहे हो क्या? वो F रैंक वाला पानी का बुलबुला किस चीज से हराएगा? लेकिन वो सच में जिंदा बच गया। 4 B रैंक के 4 में से 3 फाइटर्स मारे गए और वो F रैंक वाला मजे से जिंदा है। किस्मत अच्छी होगी उसकी। खेल के मैदान से गुजरते हुए तुमने रास्ते भर यही सब सुना। तुम्हारे सिस्टम पैनल ने तुम्हें सब गिनकर बता दिया था। अफवाह फैलाने वाला हर एक इंसान शॉक वैल्यू में 1 से लेकर 3 पॉइंट तक का योगदान दे रहा था। मच्छरों का झुंड कहीं का। तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। तुम एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में घुसे, 3री मंजिल पर गए और ऑफिस का दरवाजा धकेल कर खोल दिया। अंदर एक मीटिंग चल रही थी। सबसे पीछे वाली बड़ी मेज के उस पार जियांगझो हाई स्कूल का प्रिंसिपल बैठा था, यू ग्वांगदा। तुम 2 कदम आगे बढ़े और अपने हाथ में पकड़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पास वाली मेज पर पटक दिया। प्रिंसिपल साहब, ये हाई स्कूल लीग का फॉर्म है, जरा इस पर अपनी मुहर लगा दीजिए। यू ग्वांगदा अपनी बड़ी सी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। खड़े होने पर उसका रौब अचानक काफी बढ़ गया था। लेवल 3 के अवेकेंट का शरीर आम लोगों पर वैसे ही अपना भारी दबाव डाल देता है। वो चलते हुए पास आया। उसने फॉर्म उठाया और उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। F रैंक, पानी की ताकत, और वो भी डिकॉय क्लास का लड़का। उसने फॉर्म वापस मेज पर तो रखा, लेकिन ठीक कचरे के डिब्बे के ऊपर। शियाओ लेदो, क्या तुम जानते हो कि इस हाई स्कूल लीग का हमारे स्कूल के लिए क्या मतलब है? तुम डिकॉय क्लास के एक मामूली F रैंक लड़के। तुमने फॉर्म भर तो दिया, पर वहाँ मार खाकर नाक कटाओगे और घायल हो गए तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। तुम्हारे इलाज का खर्चा कौन उठाएगा? उसकी बात में थोड़ा दम तो था, लेकिन तुम्हारा उसकी पूरी बात सुनने का कोई इरादा नहीं था। तुमने अपनी यूनिफॉर्म की अंदरूनी जेब से वो कार्ड निकाला जो सू छिंगहान ने तुम्हें दिया था, जिस पर सुनहरे रंग का 8 कोनों वाला सितारा बना था। मेजर सू छिंगहान का पर्सनल रिकमेंडेशन पास। इसके दम पर कोई भी स्कूल के सिलेक्शन को छोड़कर सीधे अपने दम पर टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता है। मोहर लगे या ना लगे, उससे मेरे फॉर्म भरने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल के जरिए जाने से फर्स्ट हाई स्कूल की थोड़ी इज्जत बच जाएगी। यू ग्वांगदा ने हाथ बढ़ाकर वो कार्ड ले लिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने कार्ड को छुआ, उसकी छोटी छोटी आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं।
एक एस रैंक की औरत डॉट एक एफ रैंक के स्टूडेंट को अपना रिकमेंडेशन लेटर दे रही है। इस बात का चाहे जो भी मतलब निकाला जाए, इसके पीछे कुछ ऐसा था जिससे पंगा लेना उसके बस की बात नहीं थी। उसने वही किया जो एक युगांगदा जैसे इंसान को करना चाहिए। उसने तुम्हें कार्ड वापस किया, फॉर्म उठाया, दराज से स्कूल की मोहर निकाली और थप्पा, मोहर लग गई। तुम्हारा फॉर्म मैं खुद आगे जमा करवा दूंगा। युगांगदा के चेहरे पर अब एक बनावटी सी मुस्कान थी। उम्मीद है तुम टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करोगे। कितनी जल्दी रंग बदलता है ये। तुमने अपना कार्ड वापस रखा और हल्का सा सिर हिलाया। शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। तुम मुड़े और वहाँ से निकल गए। तुम्हारे पीछे दरवाजा बंद हो गया। बाहर गलियारे में सिस्टम पैनल पर कुछ चमकने लगा। डिंग। युगांगदा की अपमानजनक लाचारी को डिटेक्ट किया गया। शॉक वैल्यू प्लस 45, 38, कुल मिलाकर 83 पॉइंट। लालच बुरी बला है। एडमिन बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त दरवाजे पर तुम एक शख्स से टकराए। तुमने उसे नहीं पहचाना, लेकिन तुम्हारे सिस्टम को पता था कि वो कौन है। शॉक रडार ट्रिगर हो गया। दूरी 12 मीटर। लक्ष्य लिन जियानशिंग। एबिलिटी रैंक एस क्लास। मानसिक स्थिति शांत और जांच परख वाली। सीढ़ियों के नीचे एक सफेद शर्ट पहने नौजवान खड़ा था जिसकी कमर पर एक तलवार लटक रही थी। लिन जियानशिंग। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली। लिन जियानशिंग की नजर तुम्हारे चेहरे से हटकर तुम्हारे हाथ में पकड़ी रजिस्ट्रेशन स्लिप पर गई और फिर वापस चेहरे पर आ गई। उसने बस एक बात कही। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, बस इतनी थी कि तुम तक पहुंच सके। शियाओ लेडुओ, हम टूर्नामेंट में इतनी जल्दी बाहर मत हो जाना। इतना कहकर वो चला गया। उसके कदम काफी लंबे थे। तुम उसे जाते हुए देखते रहे और तुम्हारा सिस्टम पैनल बिल्कुल शांत था। लिन जियानशिंग की भावनाएं अभी शांत और जांच परख वाली थीं। कोई नफरत नहीं, मतलब 0 पॉइंट मिले। असली ताकतवर लोग एक चींटी को देखकर कोई भावना नहीं दिखाते। उन्हें बस तभी पता चलता है कि पैर के नीचे कुछ है जब वो उसे कुचलने वाले होते हैं। तुमने उस स्लिप को मोड़ा और अपनी पैंट की उस जेब में ठूंस लिया जो पहले से ही भरी हुई थी। तुम्हें इस इंसान के अंदर भावनाएं जगानी होंगी, और वो भी बहुत जोरदार। रात के 11 बजे जियांगझो का कबाड़ खाना। तुमने पानी की एक धार से चाबी बनाई और ताला खोल लिया। तुम जो ढूंढ रहे थे उसका बहुत शानदार होना जरूरी नहीं था, यहाँ तक कि उसका हथियार होना भी जरूरी नहीं था। सिस्टम के यूनिवर्सल इवोल्यूशन फीचर के बारे में एकदम साफ लिखा था। किसी भी चीज को उसके मूल स्तर से अपग्रेड करना। क्वालिटी इस बात पर निर्भर करेगी कि तुम कितने पॉइंट्स लगाते हो और उस चीज की असली क्षमता कितनी है। मेटल वाले इलाके के सबसे निचले कोने में तुम्हारे हाथ में एक ठंडी लोहे की रॉड आई, करीब 1.6 मीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर मोटी और एकदम ठोस। उसे बाहर निकाला। रॉड पर बहुत जंग लगा था और उसके एक सिरे पर चूड़ियां बनी थीं। दूसरे सिरे पर एक चटपटा फावड़े जैसा हिस्सा वेल्ड किया हुआ था। गटर साफ करने वाला डंडा। तुमने उसे तौल कर देखा, करीब 3 किलो 200 ग्राम का होगा। इसका बैलेंस पीछे से 3 इंच की तरफ था। तुमने उसे घुमाकर देखा, पकड़ अच्छी थी। तुमने उस डंडे को अपने कंधे पर रखा और आगे बढ़ने लगे। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से तुमने डिस्कस थ्रो वाली डिस्क के आकार की एक लोहे की प्लेट निकाली और मलबे के ढेर से एक मुट्ठी के बराबर काला पत्थर उठाया। तुमने तीनों चीजें जमीन पर एक लाइन में रख दी। तुम नीचे बैठे और उस गटर वाले डंडे को अपने सामने रखा। सोचा, चलो पहले इसे आजमाते हैं। क्या आप शॉक पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इस स्टील के डंडे को अपग्रेड करना चाहते हैं? इसका बेस पोटेंशियल डी ग्रेड है, जो कि काफी कम है। इसका मतलब है कि पॉइंट्स लगाने के बाद भी ये कुछ खास नहीं बनेगा। लेकिन तुम्हें कोई जादुई हथियार नहीं चाहिए था। तुम्हें तो बस एक ऐसा हथियार चाहिए था जो अगर सी क्लास अवेकनर के नाम पर रजिस्टर हो तो किसी को शक ना हो, क्योंकि ज्यादा खतरनाक चीजें लोगों की नजर में आ जाती हैं। एकदम नॉर्मल होना ही सेफ है। तुमने 2000 पॉइंट्स लगा दिए। स्क्रीन पर नंबर तेजी से बदलने लगे। 14,210 माइनस 12,210। डंडे के दोनों सिरों पर बदलाव होना शुरू हुआ। उसका जंग छड़ा नहीं, बल्कि बाहर से अंदर की तरफ समाने लगा, मानो कोई अनजान ताकत उसे सोख रही हो, तोड़ रही हो और फिर से बना रही हो। डंडे के गड्ढे भरने लगे। उसका लाल जंग लगा रंग अब एक गहरे नीले काले रंग में बदल रहा था। सिर्फ 3 सेकंड और जमीन पर 1.6 मीटर लंबी एक गहरी नीली काली रॉड पड़ी थी, एकदम चिकनी और मैट फिनिश वाली। उसके एक सिरे की चूड़ियां गायब हो चुकी थीं और दूसरे सिरे पर जो फावड़े जैसा हिस्सा था वो अब एक त्रिशूल में बदल चुका था। अपग्रेड पूरा हुआ। आइटम का नाम ओशियन टाइट ट्राइडेंट। रैंक C+। मटेरियल एबिसल स्टील। पहली खासियत वाटर एफिनिटी। पानी की शक्तियों का इस्तेमाल करने पर ऊर्जा 15% कम खर्च होगी। दूसरी खासियत मजबूती। ये अपने रैंक के आम हथियारों से 200% ज्यादा मजबूत है। B क्लास के आम हथियार भी इस पर खरोंच तक नहीं ला सकते। एक C+ क्लास का हथियार जिसमें B
क्लास से भी ज्यादा डिफेंसिव मजबूती है। इसका मतलब था कि जब टूर्नामेंट में तुम्हारा सामना बी क्लास या आई क्लास के खिलाड़ियों से होगा तो वो तुम्हारे हथियार को काट नहीं पाएंगे। एकदम सही चीज है, बिल्कुल ध्यान न खींचने वाला लेकिन अंदर से जानलेवा। तुमने सी टाइट त्रिशूल उठाया और उसे हवा में 2 बार घुमाया। हवा कटने की आवाज के साथ एक गहरी गूंज पैदा हुई, बिल्कुल पानी की तेज धार जैसी। सिस्टम, हाँ मौजूद हूँ। अपग्रेड करने लायक स्किल्स की लिस्ट दिखाओ। स्क्रीन पर एक के बाद एक कई नाम उभर आए। पहला, वाटर स्प्लैश, अपग्रेड का खर्च 500 पॉइंट्स। दूसरा, सी गॉड रेथ, वाटर लाइन कटिंग, अपग्रेड का खर्च 8000 पॉइंट्स। तीसरा, सी गॉड रेथ, रेन कंट्रोल, अपग्रेड का खर्च 10,000 पॉइंट्स। चौथा, सी गॉड रेथ, वाटर बीस्ट टीमिंग, अपग्रेड का खर्च 1000 पॉइंट्स। SSSS प्लस लेवल की सब स्किल्स को अपग्रेड करने का खर्च किसी आम चीज से कई गुना ज्यादा होता है। तुम्हारे पास अभी 10,210 पॉइंट्स हैं, जो सिर्फ एक मेन स्किल को अपग्रेड करने के लिए काफी है। वाटर लाइन कटिंग, यह तुम्हारी अब तक की सबसे खतरनाक और जानलेवा सिंगल टारगेट अटैक स्किल है। उस डेमन ऐप को भी इसी हमले ने राख में बदल दिया था। वाटर लाइन कटिंग को अपग्रेड करो। 8000 पॉइंट्स खर्च हुए। 12,210 माइनस 4। इस बार बदलाव बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर हो रहा था। अवेकनिंग कोर जोर से धड़की। एनर्जी सर्किट फिर से अपने आप को ढाल रहे थे। यह सब करीब 7 सेकंड तक चला और फिर सब कुछ शांत हो गया। अपग्रेड पूरा हुआ। स्किल का नाम सी गॉड रेथ, वाटर लाइन कटिंग से बदलकर सी गॉड रेथ, ब्लेड टाइड हो गया। लेवल एस प्लस। वाटर लाइन्स की लिमिट 10,000 से बढ़कर 50,000 हो गई। वाटर लाइन का मैक्सिमम प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर से बढ़कर 12,000 एटमॉस्फेयर। नई खासियत जुड़ी, टाइड रिटर्न। काटने के बाद भी वाटर लाइन्स गायब नहीं होंगी बल्कि अपने आप वापस आकर यूजर के चारों तरफ एक डिफेंस लेयर बना लेंगी।